जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते कक्षा 10 की कला और संस्कृति के बारे में। कक्षा 10 की कला और संस्कृति में हम क्या देख रहे थे? कक्षा 10 की कला और संस्कृति में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के पर्यटन के बारे में। यानी कक्षा 10 की कला और संस्कृति का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे अपन। राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उसके बारे में देख रहे थे। तो हमने इससे पहले 3 सेशन ले लिए इसके, यानी कि हमने अलग अलग जिलों में देखा कि कौन कौन से पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। देखो, इससे पहले हमने बहुत से जिलों को कवर कर लिया और आज कौन से जिलों को कवर करने वाले हैं आज अपन, मतलब बेसिकली आज कौन से जिलों को कवर करने वाले हैं? तो आज अपन कुछ 6-7 जिलों को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा कुछ जोधपुर हो गया, उसके बाद हमारा कुछ शेखावटी हो गया, उसके बाद हमारा बीकानेर हो गया, उसके बाद हमारा नागौर हो गया, उसके बाद हमारा पाली वगैरह हो गया, उसके बाद कोटा हो गया, उसके बाद करौली हो गया। तो इन 7 जिलों को आज अपन कवर करने वाले। लेकिन इन जिलों पर आने से पहले हम ये तो देखिए कि इससे पहले हमने कौन कौन से जिले कवर कर लिए। देखो, इससे पहले अपन कुछ 15 से 16 क्या कहें, हाँ लगभग इतने जिले तो अपन कवर कर चुके हैं। देखो, सबसे पहले अपन अजमेर के बारे में पढ़ते हैं, अलवर के बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन कुछ बांसवाड़ा के बारे में पढ़ते हैं, अपन बारा के बारे में पढ़ते हैं। देन अपन कुछ नेक्स्ट सेशन में, ये अपना फर्स्ट सेशन था जिसमें अपने कुछ 4 जिलों के बारे में देखा था। उसके बाद अपन आ जाते हैं सेकंड सेशन पर। सेकंड सेशन में हम कौन कौन से जिले देखते हैं? तो वो सेकंड सेशन में अपन कुछ बी के, सी के और डी के जिले देखते हैं। बी से आने वाले जिला कौन कौन से हो जाते हैं हमारे? बी से आने वाले अपन कुछ भरतपुर के बारे में देखते हैं और भिवाड़ा के बारे में देखते हैं, उसके बाद बूंदी के बारे में देखते हैं। इस तरीके से देखते हैं कुछ जिले अपन। और उसके बाद अपन कुछ सी से जुड़ा हुआ जिला देखते हैं, एक चित्तौड़ के बारे में। उसके बाद डी से आने वाले कुछ जिलों के बारे में देखते हैं, जैसे दौसा के बारे में देखते हैं। उसके बाद अपन कुछ जोधपुर के बारे में देखते हैं, उसके बाद अपन डूंगरपुर के बारे में देखते हैं। तो इस तरीके से अपन कुछ जिलों को कवर करते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट यानी कि थर्ड पोर्शन पर आ जाते हैं, जिसके थर्ड पार्ट में हमने क्या देखा। तो देखो, थर्ड पार्ट में अपन और कौन से जिले देखते हैं। बेसिकली आज हमारा इस हमारे कला और संस्कृति का जो 10th चैप्टर है पर्यटन वाला, इसका बेसिकली आज हमारा थर्ड पार्ट है। तो आज के थर्ड पार्ट में अपन क्या कवर करने वाले हैं? आज के थर्ड पार्ट में अपन कवर करने वाले कुछ 7 जिलों के बारे में, जिनका जिक्र मैंने पहले कर दिया। तो देखो, इन जिलों को अच्छे से पढ़ने से पहले जिस तरीके से हमने और थोड़ा सा देखा है ना, फर्स्ट में हमने क्या देखा, सेकंड में हमने क्या देखा, इन जिलों के बारे में जानकारी ली ना, तो उससे पहले अपन थोड़ा सा इससे और प्रीवियस जानकारी लेते कि हमने अब तक, देखो हमने 9 चैप्टर अब तक अपन कवर कर चुके हैं। यानी चैप्टर नंबर 1 लगाकर चैप्टर नंबर 9 तक हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 के दरमियान हमने किन किन चीजों से, मतलब इस दरमियान हम किन किन चीजों से होकर गुजरे, तो थोड़ा सा और तो होना चाहिए हमें, ताकि पता रहे हम कि ताकि हमें पता रहे कि फर्स्ट चैप्टर से लगाकर 9th चैप्टर के दरमियान हमने किन किन चीजों को पढ़ा है। तो फटाफट से अपन 5 से 10 मिनट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देन अपन आगे मूव ऑन करते हैं ना। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर में अपन क्या देखते हैं? फर्स्ट चैप्टर में कुछ राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ उत्तराधिकारी संघर्षों को पढ़ते हैं। बहुत से राजवंश देखते हैं इसमें, लगभग अपन 10-12 राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं इसमें। जैसे हमारे हाड़ौती क्या, जैसे हमारे कुछ मेवाड़ के गुहिल हो जाते हैं, उसके बाद हमारे राठौड़ हो जाते हैं, उसके बाद हमारे कछवा हो जाते हैं, उसके बाद भाटी हो जाते हैं, उसके बाद यादव हो जाते हैं, उसके बाद अपने करौली के परमार वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद जैसलमेर के भाटी वगैरह हो जाते हैं। इस तरीके से अपन राजवंशों को क्लियर करते हैं। देन अपन देखते हैं कुछ उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में, जैसे बूंदी का हो गया, उसके बाद अपने जयपुर का हो गया, जोधपुर का हो गया, उसके बाद बूंदी, जयपुर, जोधपुर, इन 3 उत्तराधिकारी संघर्षों को फर्स्ट चैप्टर में अपन कवर करते हैं। इसके बाद अपन सभ्यताएं भी पढ़ते हैं, जैसे कालीबंगा सभ्यता हो गया, आहाड़ हो गया, बनास हो गया, बागोर हो गया, इसवाल हो गया, बालकथल सभ्यता हो गई, भीनमाल सभ्यता हो गई। इस तरीके से अपन कुछ सभ्यताओं को क्लियर करते हैं यहाँ पे। देन सेकंड अपन क्या देखते हैं? कुछ संत और लोक देवताओं का चैप्टर आता है। संत और लोक देवता चैप्टर में अपन कौन कौन से संतों को, कौन कौन से लोक देवताओं को पढ़ते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। अपन गोगा के बारे में पढ़ते हैं, तेजा के बारे में पढ़ते हैं, बाबूजी के, रामदेव जी के, देवनारायण जी के बारे में पढ़ते हैं, मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। देन अपन कुछ मांगले जी, महाराज जी के बारे में पढ़ते हैं, उसका धरबू जी के बारे में पढ़ते हैं, कल्ला जी के बारे में पढ़ते हैं। इस तरीके से अपन लोक देवताओं को पढ़ते हैं। उसके बाद संतों में किस किस को पढ़ते हैं? देखो, संतों में भी अपन कुछ धन्ना को देखते हैं, पीपा को देखते हैं, फिर जमुद जसनाथ जी को देखते हैं, लालिदास रविदास को देखते हैं, फिर अपन दादू मीरा को देखते हैं, फिर अपन रानाबाई के बारे में, माओ जी के बारे में, नवल चरण के बारे में, रामचरण के बारे में। देन अपन सांगलिया गाँव धूनी के बारे में देखते हैं। तो इस तरीके से अपन संत और लोक देवताओं को अच्छे से क्लियर करते हैं। उसके बाद अपन आ जाते हैं राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों पर। वस्त्र और आभूषण बेसिकली 4th चैप्टर है। उसके बाद अपन आते हैं राजस्थान के मेले, त्योहारों, उत्सवों पर। सबसे पहले अपन कुछ राजस्थान के त्योहारों को देखते हैं। उसके बाद अपन कुछ राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों को देखते हैं। यहाँ पे त्योहारों में क्या क्या जानकारी कवर करते हैं अपन? देखो, हिंदुओं के देखते हैं, मुसलमानों के देखते हैं, जैनों के देखते हैं। उसके बाद कुछ थोड़े से नाम देखते हैं अपन ईसाई त्योहारों के, अपने इनके, हाँ, ईसाई कम्युनिटी के त्योहारों के। तो देखो, अपन यहाँ पे कुछ अक्षय तृतीया पढ़ते हैं, होली वगैरह पढ़ते हैं, और उसके बाद अपन कुछ अक्षय तृतीया, होली और अपने गणगौर वगैरह, तीज वगैरह, इन 4 त्योहारों को पढ़ते हैं अपन हिंदुओं में। उसके बाद अपन मुसलमानों के हल्के हल्के से त्योहार देखते हैं, जैनों के हल्के से त्योहार देखते हैं, मतलब एक ही बेसिकली पर्यूषण हो गया। उसके बाद लास्ट में अपन थोड़ा अपने ईसाई त्योहार के बारे में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है हमारे त्योहार के बारे में। बस इतनी इन्फॉर्मेशन देखिए हमने। देखो, मेलों को अपन अच्छे से पढ़ते हैं। अब मेलों वाले क्वेश्चन में क्या क्या देखते हैं? अपन पुष्कर का मेला देखते हैं, जीर्ण माता का मेला देखते हैं, खाटू श्याम का, भरती का, फिर डीगी कल्याणपुर जी का, फिर महावीर जी का, फिर अपने किला, अपने
जो अपने बीकानेर का जो सफेद चूहों की देवी अपनी करणी माता के बारे में देखते हैं। उसके बाद अपन कुछ शीतला माता के बारे में देखते हैं। उसके बाद अपन कुछ केला देवी के बारे में देखते हैं। उसके बाद अपन खाटू श्याम के बारे में देखते हैं। और खाटू श्याम के साथ साथ बेसिकली खाटू श्याम तो अपन पहले बता, खाटू श्याम के अलावा यहाँ पे खलकड़ी माता का मेला। उसके बाद अपन कुछ उर्स के बारे में देखते हैं, जैसे गलियाकोट का उर्स हो जाता है। फिर अपने जो अपने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में लगता है, वो उर्स हो जाता है। उसके बाद कुछ और मेले आ जाते हैं, जैसे बेड़ेश्वर के मेले के बारे में देखते हैं। उसके बाद कुछ कुछ मेलों के नाम देखते हैं कि ये कहाँ से कोरिलेट करते हैं, बस इतनी सी इनके बारे में। तो जो भी मेले डिस्क्राइब करना इनके बारे में तो अपन डिटेल्स देखते हैं, ये मेले कहाँ लगते हैं, कब लगते हैं, कोई विशेष जानकारी वगैरह हो गया। इसके अलावा भी कुछ कुछ मेलों के अपन नाम देखते हैं, जो सिर्फ इतना देखते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे अपने हाथी मेला हो गया, दुलंडी का मेला हो गया, पतंग का मेला हो गया, उसके बाद गणगौर का तीज का मेला हो गया, और लिटरेचर का मेला हो गया। ये सब जयपुर से कोरिलेट करते हैं। उसके बाद गोड़वाड़ मेला हो गया, गोड़वाड़ महोत्सव हो गया, रणकपुर महोत्सव हो गया, गोड़वाड़ मेला ये पाली से बिलोंग करते हैं। शरद महोत्सव कहाँ से बिलोंग करता है। कुछ अपना 2-5 महोत्सव के नाम देते हैं, बस नाम देखो। चैप्टर में इतना बड़ा दिया भले ही हुआ है कि मेले त्योहार उत्सव, लेकिन उत्सव के बारे में तो सिर्फ अपन ये देखते हैं कि कुछ 5-7 उत्सव कहाँ से कोरिलेट करते हैं। थार महोत्सव, मरु महोत्सव, फिर अपने कुछ ऊंट महोत्सव वगैरह हो गया। उसके बाद अपने रणकपुर महोत्सव हो गया, शरद और ग्रीष्म महोत्सव हो गया। तो इस तरीके से अपन जिक्र मात्र करते हैं इनका। तो उसके बाद अपन आ जाते हैं, देखो ये मेले त्योहार अपने मेले और त्योहार हो गया। उसके बाद अपन वस्त्र आभूषणों में आ जाते हैं। क्या देखते हैं बेसिकली वस्त्रों में, पहले तो अपन कुछ वस्त्रों को क्लियर कर लेते हैं, देन अपन कुछ आभूषणों को क्लियर कर लेते हैं। देखो वस्त्रों में अपन क्या क्या जानकारी लेते हैं। पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, इनके पगड़ियों के बारे में देखते हैं। अब क्या क्या आता है, इनकी पगड़ियों के बारे में देखते हैं, इनकी अंगरखियों के बारे में देखते हैं। सर्दी में क्या पहनते हैं, पगड़ियों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी लेते हैं। उसके बाद अपन महिलाओं के वस्त्रों में सिर्फ साड़ी के प्रकार देखते हैं, और महिला के वस्त्रों में अपन देख लेते हैं कि कपड़ों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। और सेकेंड अपन देखते हैं, मतलब इसी का जो अपने महिलाओं के पुरुषों के वस्त्र देखें, और वस्त्रों में ही अपन देखते हैं राजस्थान के वस्त्र उद्योग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा किस किस को भौगोलिक संकेत मिल गया है, कहाँ कहाँ के कौन कौन से वस्त्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं, कौन कौन रंगने का काम करता है, किस किस तरीके से इनको और ज्यादा सुंदर बनाया जा सकता है। इस तरीके से अपन बहुत सारी जानकारी देखते हैं राजस्थान के वस्त्र आभूषण राजस्थान के वस्त्र उद्योग की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सेकेंडली अपन यहाँ देख लेते हैं कुछ, ये तो वस्त्र क्लियर हो गया पूरा। उसके बाद अपन देख लेते हैं आभूषणों के बारे में। आभूषणों में अपन कुछ महिलाओं के देखते हैं, कुछ बच्चों के देखते हैं, कुछ पुरुषों के देखते हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ के आभूषण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इस तरीके से अपन कुछ जिलों का जिक्र करते हैं। थोड़ा सा अपन इतिहास भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे वस्त्र आभूषण पहने हुए, मतलब कि आभूषण पहने हुए महिलाओं को कुछ साक्ष्य मिले, इस तरीके से देखते हैं। जैसे अपने दिलवाड़ा मिल जाता है, ऊसिया मिल जाता है, नागदा वगैरह मिलता है, कालीबंगा में भी मिला है, शंकुकालीन साक्ष्य भी देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से अपन मोटा मोटी जानकारी इन तीनों के आभूषणों के बाद कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखते हैं, और वर्तमान में कहाँ कहाँ के कौन कौन से जिले हैं जो किसी आभूषण विशेष को लेकर प्रसिद्ध, इस तरीके देखते हैं। जैसे कि रत्न बाजार के लिए अपने जयपुर प्रसिद्ध माना तारकशी के राजसमंद और थेवा का लेकर प्रतापगढ़, इस तरीके से अपन जानकारी लेते हैं। देन अपन फिफ्थ में क्या देखते हैं, राजस्थान की चित्रकला और लोककला के बारे में देखते हैं। बेसिकली चित्रकला और लोककला में देखते क्या है आखिरकार। देखो अपन चित्रकलाओं में क्लियर करते हैं, कुछ राजस्थान की 4 चित्रकलाएं पाई जाती है, उनको फटाफट से देख लेते हैं अपन। तो उसमें क्या देखते हैं अपन, उनमें जो शैलियां और ठिकाने पाए जाते हैं उसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं वन बाय वन। अभी तो अपन सिर्फ रिवाइज करें तो नाम मात्र देख लेते हैं, मेवाड़ जाता है, मारवाड़ जाता है, शेखावटिया जाता है, ढूंढाड़ जाता है, इनकी शैलियां, इनकी उपशैलियां, इनके ठिकाने, इन तीनों के बारे में अपन अच्छे से पढ़ते हैं। ये हमारा हो गया चित्रशैली के बारे में। उसके बाद अपन लोक कलाओं पे आ जाते हैं। लोक कलाओं में अपन क्या देखते हैं, देखो लोक कलाओं बेसिकली अपन जानकारी कवर करते हैं राजस्थान की कुछ 12 से 13 लोक कलाओं को हल्का हल्का सा देखते हैं कि ये क्या है बेसिकली, और ये किस तरीके की लोक कला है, उसका संबंध किस स्थान विशेष है, किस जिले विशेष है, इस तरीके से अपन जानकारी देते हैं। जैसे अपने कावड़ हो गया, फड़ हो गया, मेहंदी हो गया, उसका कठपुतली हो गया, उसका अटेरना वगैरह, ये बेसिकली क्या चीजें, अटेरना हो गया, पाने हो गया, सांझा हो गया, मतलब संझा हो गया जो कि अपन गोबर से दीवार पर बनाई जाती है, इस तरीके से अपन व्हील हो गया, पोटरियां हो गई, ये क्या है बेसिकली, इस तरीके से कुछ जानकारी लेते हैं अपन लोक कलाओं के बारे में। देन अपन आ जाते हैं राजस्थान की स्थापत्य के बारे में, यानी आर्किटेक्चर की दृष्टि से राजस्थान में क्या क्या चीजें बनी इस बारे में देखते हैं अपन। देखो बहुत सारी चीजें बनी आर्किटेक्चर, अपन 6th चैप्टर पे ना, देखो अपना 6th चैप्टर मतलब आर्किटेक्चर की दृष्टि से राजस्थान में क्या क्या चीजें पाई जाती है। बहुत सारे महल है, बहुत सारी हवेलियां हैं, बहुत सारी दरगाह है, बहुत सारी मस्जिदें हैं, और जल स्थापत्य में भी नगर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के नगर है। किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नगर है, कोई प्राचीन नगर है तो कोई बेरवाचीन हाल फिलहाल के नगर है। और इस तरीके से अपन कुछ जल स्थापत्य के अलग अलग स्ट्रक्चर भी देखते हैं, जैसे कुएं हो गया, बावड़ी हो गया, बांध हो गया, उसके बाद कोई टांके वगैरह हो गया, कौन सा ऐसा दुर्ग है जो टाकों को लेकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। इस तरीके से अपन राजस्थान की स्थापत्य के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद अपन क्या देखते हैं, राजस्थान की स्थापत्य का चैप्टर, राजस्थान की स्थापत्य की विविधता है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 था। चैप्टर नंबर 7 अपन क्या देखते हैं, चैप्टर नंबर 7 अपन देखते हैं राजस्थान के संगीत के बारे में। तो संगीत के बारे में कैसे पढ़ते हैं अपन, जन सामान्य के संगीत देखते हैं, व्यवसायिक जातियों के संगीत या व्यवसायिक जातियां, इन दोनों को अच्छे से पढ़ते हैं। अपन क्षेत्रीय आधार पर संगीतों को पढ़ते हैं। देखो जन सामान्य के संगीत सिर्फ इतना ही नहीं देखते, जन सामान्य के कौन से जन सामान्य के संगीतों का सिर्फ जिक्र मात्र नहीं करते, बल्कि अलग अलग ओकेशन पर जन सामान्य के अलग अलग संगीत होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। शादी में अलग गाते हैं, कोई अपने ऋतु वगैरह आगे उस पर लगाते हैं, कोई त्योहार वगैरह आगे उस पर लगाते हैं, और कुछ अदर गीत बचे कुछ। उसके बाद यहाँ अपन देखते हैं उसकी व्यवसाय, यहाँ देखते हैं व्यवसायिक जातियों के बारे में,
में उनके गीतों के बारे में कोई प्रसिद्ध गीत हो गया जैसे मांड हो गया और अपने देश हो गया और मारू हो गया, ये अपने वीरता प्रधान गीत माने जाते हैं, मारू वगैरह, मांड वगैरह अपने मांड गाई की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जिला बाई। तो इनमें से कुछ एक आधा गीत पिकअप करते हैं, उनके बारे में कोई विशेष जानकारी, व्यवसाय गीतों में उनके बारे में कोई विशेष जानकारी तो उसको भी अपन क्लियर करते, बहुत सारी जातियां देखते, बहुत सारे इनके गीत देखते, व्यवसाय गीत। उसके बाद अपन क्षेत्रीय आधार पर देखते, क्षेत्रीय आधार पर बेसिकली राजस्थान में 3 प्रकार के गीत पाए जाते हैं, एक तो मरुस्थल के, एक दक्षिण के, एक समतली इलाकों के। इन तीनों ही, सबसे पहले तो ये तीनों ही इलाके मतलब कौन कौन से जिलों में ये तीनों ही इलाके किसके जिले से बिलोंग करते हैं, तीनों इलाके इस बारे में देखते हैं। इन यहाँ पर गाए जाने वाले गीतों के बारे में देखते हैं, यहाँ पर गाए जाने वाले गीतों की क्या कैरेक्टरिस्टिक उस बारे में देखते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे कुछ इक्का दुक्का जानकारी आ जाती है उसके बारे में देखते हैं, जैसे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से गीत गाए जाते हैं, उसके बाद कौन से गाए जाते हैं, मेवाड़ में दीपावली के अवसर पर अपने लड़कियां कौन कौन से गीत गाती है, इस तरीके से अपनी जानकारी लेते हैं। तो ये हमारा हो गया राजस्थान के संगीत से जुड़ा हुआ चैप्टर। उसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से नाच वगैरह, देखो 8वां चैप्टर किससे जुड़ा, राजस्थान के कौन कौन से नृत्य वगैरह है, राजस्थान के कौन कौन से नाटक वगैरह इस बारे में देखते हैं। देखो राजस्थान के कौन कौन से नाच है, देखो फटाफट से रिवाइज करेंगे फिर अपन शुरू करेंगे, तो आप ध्यान से सुनते जाओ, बस है ना, अटेंटिव होके सुनते जाओ बस। देखो राजस्थान के नृत्य पे देखो, बस अपन हर बार क्या करते हैं, देखो थोड़ा समय इधर जाके थोड़ी सी एक बात बता दूं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुनने से हमें यहाँ थोड़ी ना होने वाला, सिर्फ सुनने से क्या होने वाला, लेकिन आप एक स्टेप तो उठा रहे हो ना सुनने से। इन चीजों को सुनना भी बहुत मायने रखता है। अगर आप उन चीजों को सुनोगे तो बार बार आपको जानी पहचानी लगेगी, और जब आप खुद पर्सनली पढ़ोगे ना तो वो चीजें आपको अच्छे से याद होगी। आप सुन रहे हो, एक बच्चा है जो नहीं सुन रहा है, तो अब बताओ दोनों में डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। आप इसको 3 बार सुन चुके हो, एक बच्चा इसको एक बार नहीं सुन रहा है। मतलब मान लो किसी भी चीज को सुनता है, कहीं से देखता है, ग्रहण करने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है, किसी चीज को आप पहले से 3 बार सुन चुके हो और उस चीज को अब पढ़ने जा रहे हो, तो आप उससे बेहतरीन तरीके से आगे होंगे, मतलब कि नो डाउट आप उससे आगे होंगे। और जो बच्चा एक बार उस चीज को सुना हुआ नहीं है, एक बार उस चीज से रूबरू नहीं हुआ है, कभी उसने देखा नहीं, करा नहीं, और डायरेक्ट बुक उठा के पढ़ने मिली है, तो उसको कितनी अजीब लगी वो चीज, कितना अजनबी सा फील करेगा, उस चीजों के साथ फेमिलियर नहीं हो पाएगा। अगर आप उस चीज के साथ थोड़े से फेमिलियर हो तो वो चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है। इस वजह से ये हर बार आउटपुट पर देखा करो कि इसमें कितना आउटपुट मिलने वाला है। आउटपुट कभी लॉन्ग टाइम में भी दिख सकता है आपको, हो सकता है आपको अभी ना दिखे, लेकिन हो सकता है कि 1 महीने बाद दिखे। आप जब पढ़ोगे, मतलब जब भी आप पढ़ने बैठोगे किसी भी चीज का, तो अपन बहुत ज्यादा मुद्दे से भटकते नहीं, वापस मुद्दे पे आ जाते हैं ना। तो कहाँ थे अपन, यहाँ थे अपन कुछ नृत्यों के बारे में और नाट्य के बारे में। देखो नृत्य में कौन कौन से नाच देखते हैं, अपन गेर नृत्य देखते हैं, गिदड़ नृत्य देखते हैं, कच्ची घोड़े देखते हैं, उस पर चंग नृत्य वगैरह देखते हैं, उसका डांडिया वगैरह देखते हैं, उसके बाद अपन कुछ घोड़ेदार नृत्य वगैरह देखते हैं, अग्नि नृत्य वगैरह देखते हैं, और उसके बाद अपन कुछ बम नृत्य वगैरह देखते हैं, उसके बाद ढोल नृत्य वगैरह देखते हैं, घूमर वगैरह देखते हैं, गरबा वगैरह देखते हैं, भवाई नृत्य देखते हैं, तेरह ताल नृत्य देखते हैं, वाला नृत्य देखते हैं, इस तरीके से नृत्य को देखते हैं। उसके बाद कुछ नाट्य, देखो नाट्य की राजस्थान में बहुत सारी विधाएं, लगभग 6-7 विधाएं चलती है, जैसे कि अपने ख्याल वगैरह हो गया, गौरी वगैरह, रमत वगैरह हो गया, लीलाएं वगैरह हो गई, तमाशे हो गए, उसके बाद अपने स्वांग वगैरह हो गया, उसके बाद चार वेद वगैरह हो गया, नौटंकी वगैरह हो गया। और अपने तो जो ख्याल पाए जाते हैं ना, वो तो इंटरनली भी डिवाइडेड है, लगभग ख्याल 6-7 प्रकार की ख्याल होती है अपने राजस्थान में। देखो अपने जयपुर शेखावटी ख्याल हो गई, उसके बाद अपने कुछ कुचामनी ख्याल हो गई, शेखावटी ख्याल हो गई, और जयपुर की जो बूढ़ी जन खाना के लोगों के द्वारा की जाने वाली जयपुर की ख्याल हो गई, हिला ख्याल हो गई, कन्हैया ख्याल हो गई, तुरा कलंदी की ख्याल हो गई। इस तरीके से ख्यालों के टाइप्स के बारे में भी अपन डिटेल से जानकारी लेते हैं। उसके बाद अपन क्या देखते हैं, उसके बाद अपन यहाँ अपने नृत्यों के बारे में देख लिया, नाट्यों के बारे में देख लिया, देन अपन आ जाते हैं 9th चैप्टर पर। 9th चैप्टर किससे कोरिलेट करता है, 9th चैप्टर राजस्थान के साहित्य से कोरिलेट करता है, राजस्थानी साहित्य से, बेसिकली राजस्थानी भाषा भी और उसका साहित्य भी। देखो राजस्थानी भाषा में क्या देखते हैं, राजस्थानी भाषा को हल्की से जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से राजस्थानी बोलियां आ जाती है, राजस्थानी भाषा की कौन कौन सी बोलियां आती है, और अपन राजस्थानी भाषा के बारे में भी देखते हैं कि किस तरीके से राजस्थानी भाषा आज यहाँ स्टैंड कर रही है, यानी कि राजस्थानी भाषा जो अपन वर्तमान स्वरूप में देख रहे हैं वो किस तरीके से अपने प्रीवियस प्रोग्रेस के थ्रू इस वर्तमान स्वरूप में, उस बारे में अपन देखते हैं। यानी इसके ऊपर की जो पूरी प्रोसेस चली उसके बारे में देखते हैं, और इसके बाद इसके बोले देखते हैं। इतना देखते हैं अपन राजस्थानी भाषा के बारे में। उसके बाद अपन देखो साहित्य में क्या क्या देखते हैं, देखो उसमें इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में अपन राजस्थानी भाषा को देख लेते हैं और राजस्थानी बोली, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी बोली, ये देख लेते हैं। उसके बाद राजस्थानी साहित्य, साहित्य मतलब राजस्थान के साहित्य को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। वही अपने सबसे पहले वीरता, फिर भक्ति, फिर अपने श्रृंगार और रीति, और लास्ट में विविध विधाओं से युक्त काल आ जाता है। तो इन चारों कालों को अपन समय काल भी देखते हैं, इनमें कौन कौन सी रचनाएं करी जाती है वो भी देखते हैं, और इनमें मतलब किस चीज की प्रधानता थी। सबसे पहले भक्ति की प्रधानता, फिर अपने श्रृंगार और सबसे पहले अपने वीरता की प्रधानता, फिर अपने भक्ति की प्रधानता, फिर अपने ये जो तीसरा काल है दरबारी संस्कृति का काल होता है, तो श्रृंगार की, रीति की, बहुत सारी चीजों की प्रधानता होने लगी। चौथा काल वर्तमान युग होता है, जिसमें अपन विविध विधाओं से युक्त रचनाओं को, मतलब विविध विधाओं से युक्त रचनाएं रची गई है इसमें। तो इस तरीके से इन चारों युग को देखते हैं, इन चारों के समय काल को देखते हैं, और फिर इन चारों युग में लिखी जाने वाली रचनाओं को देखते हैं। तो ये अपन राजस्थानी साहित्य के बारे में देखते हैं। लेकिन इसी पोर्शन में राजस्थानी साहित्य की कुछ शैलियां भी तो होगी कि इतना सारा साहित्य लिखा गया, तो कुछ शैलियां होंगी इसकी, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। शैलियां बहुत सारी हो सकती है, दवा देते, ख्याति, वचनिका, रूपक है, रासो है, और फिर अपने कुछ प्रकाश है और प्रकाश पर्ची है, उसके बाद अपने वात है, विगत है, वेली है,
इस तरीके से सिलोका है, साखी है, इस तरह की बहुत सी शैलियां होती है राजस्थानी साहित्य को लिखने की, उस बारे में अपन जानकारी लेते हैं। और फिर अपन ये हो गया फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट में अपन देखते हैं राजस्थान के कुछ आधुनिक समय के कवि, जैसे कन्हैया सेठिया हो गया, इसी पथिक हो गया, माणिकलाल वर्मा हो गया, उसके बाद सत्य प्रकाश हो गया जो राधा कृति लिखते हैं, जो युद्ध के विरुद्ध लिखी जाती है बेसिकली। उसके बाद अपने देखो कन्हैया सेठिया की जो धरती दुरारी उसको तो आदर्श गीत तक कह सकते हैं। उसके बाद अपने पारस अरोड़ा हो गया, गोवर्धन हो गया, हरीश भातानी हो गया, उसके बाद अपने शिव सिंह हो गया, लक्ष्मी हो गई, और अपने मधुमाधवी, मतलब मधुमाधवी तो बेसिकली पत्रिका, मणिमधुकर हो गए, और उसके बाद नथमल हो गए, उसके बाद यादवेंद्र शर्मा हो गई। ये आधुनिक काल के कवि है, उनकी रचनाओं के बारे में अपन देखते हैं, क्या क्या इनकी क्या क्या कहानी संग्रह, इनकी कौन कौन सी रचना है, बातें की फुलवारी में कितने खंड है, किसकी है, ये 14 खंड बेसिकली, और विजय सेतुपति की रचना बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद अपन आर्यभट्ट की वगैरह, इस तरह की जो प्रसिद्ध रचना है वो किसकी रचना है बेसिकली, इस तरीके से देखते हैं। देन अपन आ जाते हैं इसी में कि राजस्थानी भाषा में लिखी जाने वाली कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो इस तरीके से अपन कुछ इसके सेकंड पोर्शन में देखते हैं अपन राजस्थान के आधुनिक कवि और राजस्थानी भाषा में चलने वाली कुछ प्रमुख पत्रिकाओं को देखते हैं, पत्रिकाओं का नाम वगैरह देखते हैं और कहाँ से कोरिलेट करती है, कौन से जिले से कोरिलेट करती है, किस शख्स से, किस व्यक्ति से कोरिलेट करती है, इस बारे में देखते हैं। बेसिकली पत्रिका और उसके रचनाकार द्वारा देखते हैं। उसके बाद अपन आ जाते हैं 10th चैप्टर पर। देखो 10th चैप्टर राजस्थान की स्थापत्य कला से राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों से जुड़ा हुआ। प्रमुख पर्यटन राजस्थान के अलग अलग जिलों में कौन कौन से पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, तो मैं पहले बता ही चुकी हूँ कि इसमें अपन कुछ 2 पार्ट्स पहले कवर कर चुके हैं। शुरुआत में हमने ए और बी से शुरू होने वाले जिले देखे, अलवर देख लिया, अजमेर देख लिया, और फिर हमने बी से बांसवाड़ा देखा था फर्स्ट में, उसके बाद 12 देखा था। उसके बाद जब हम सेकंड इसके नेक्स्ट पार्ट पर आए ना, तो हमने बी से शुरू होने अदर जिले देखे। बी से शुरू होने अदर जिले कौन से हो जाते हैं हमारे, तो यहाँ पर बूंदी के बारे में, भरतपुर के बारे में, उसके बाद भीलवाड़ा के बारे में, उसके बाद एक और जिला आता है। देखो बी से और कौन सा जिला हो सकता है, एक अपन है ना भरतपुर, यहाँ अपन कुछ देखो भीलवाड़ा के बारे में देखते, ठीक है, भरतपुर के बारे में देखते, ठीक है, उसके बाद बूंदी के बारे में देखते, ठीक है, उसके बाद एक और अपने बाड़मेर के बारे में देखते हैं। तो ये बी वाले सारे जिले खत्म हो जाते, उसका सीधे चित्तौड़ देख लेते हैं। बी से 3 जिले आ जाते हैं राजस्थान के, उन तीनों को ही देख लेते हैं अपन। दौसा हो गया अपना, उसके बाद धौलपुर हो गया, उसके बाद डूंगरपुर हो गया, ये तीनों अपन ये तीनों जिले देख लेते हैं सेकंड पार्ट में। इस तरीके से अपन सेकंड पार्ट में बी और सी और डी इन तीनों बारे में देखते हैं। उसके बाद आज अपन आ गए थर्ड पार्ट पर। देखो थर्ड पार्ट में अपन कौन कौन से जिले कवर करने वाले अपन आज इससे कुछ आगे चलेंगे। आगे में कौन कौन से जिले देखने वाले अपन, देखो मान के चलो कि आज अपन कुछ कपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा है ना अज्यूम करके चलोगे चीजों को तो अच्छी याद, मतलब चीजें बेहतरीन तरीके से याद होगी, फिर दिक्कत नहीं होने वाली। आज अपन कुछ 3 कपल के बारे में पढ़ने वाले, कोटा करौली के बारे में पढ़ने वाले, उसका बीकानेर नागौर के बारे में पढ़ने वाले, उसका अपन शेखावती और जोधा के बारे में, मतलब शेखा और जोधा, मतलब अकबर और जोधा नहीं, शेखा और जोधा। बीकानेर नागौर जनरली देखो मेरे पास में ऐसा देखा हुआ, एक बीकानेर से एक नागौर से आप भी कुछ अज्यूम कर लो, तो एक बीकानेर और नागौर है ना। उसके बाद अपने कोटा करौली, इन सब के बारे में पढ़ने वाले। इनके मान लो बेबीज है मान लो, तो अपन है ना लास्ट टाइम अपन कोटा करौली अपने बीकानेर और नागौर के साथ अपन पाली, मतलब इसके साथ अपन पाली भी कवर करने वाले। इससे क्या होगा कि आपको चीजें याद रहेगी, थोड़ा लॉन्ग टाइम रहेगी ना। तो अपन शुरू करते हैं बिना देरी के फटाफट से। तो देखो फटाफट से इन जिलों के बारे में देख लेते हैं और फिर अपन लास्ट में थोड़ा सा रिकेप लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। जैसे शुरुआत में रिवाइज करा ऐसे लास्ट में अपन इस सेशन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन। तो आज कौन कौन से जिलों के बारे में देखने वाले हैं, देखो आज अपन देखने वाले हैं कोटा करौली के बारे में। सबसे पहले करौली और कोटा के बारे में। फिर अपन देखने वाले हैं शेखावटी, फिर नागौर है और बीकानेर, समझो या पाली भी है, पाली भी इस तरीके से समझो ना। उसके बाद यहाँ आ जाएगा शेखावटी में चुरू अलग नहीं देखेंगे, बेसिकली अपन साथ ही देखेंगे शेखावटी और जोधपुर, ठीक है। तो करौली कोटा ये आपस में कपल है मान लो, नागौर बीकानेर कपल है, इनका बेबी आ जाता है। शेखा और जोधा कपल है, अकबर और जोधा कपल है। तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करो किस तरीके से अपन पढ़े ताकि चीजें याद रहे, है ना। तो अपन यहाँ देखने वाले हैं, देखो कोटा करौली के बारे में देखने वाले। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं करौली से। तो करौली में देखो ज्यादा कोई जानकारी नहीं, इनके बारे में सिर्फ इतना देखना है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पाई जाती है। अगर उनके बारे में थोड़ी सी कोई अदर इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी अपन देखेंगे। देखो करौली में क्या देखने वाले अपन, करौली में अपन सिर्फ इतना देखने वाले हैं, कुछ 3 स्थानों के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं 2 हिंदुओं कहते हैं और एक जैनों से कोरिलेट करता है। देखो अपने केला देवी आएगा, केला देवी, इसके बारे में थोड़ी सी अच्छी जानकारी, बाकी तीनों के बारे में और कोई जानकारी नहीं है। तो देखो अपने केला देवी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये कि 2-3 बातें होती है। केला देवी कहाँ पाई जाती है और केला देवी का मेला वगैरह कब लगता है, और केला देवी के थोड़ा सा मंदिर के बारे में बता देंगे। तो इस तरीके से कुछ 4 इन्फॉर्मेशन होती है। केला देवी कहाँ पाई जाती है, तो ये कुछ करौली से 25 है, ये अपन बाद में देखेंगे। देखो त्रिकुट पर्वत के पास पाई जाती है अपने त्रिकुट पर्वत नदी, कालिसिस और करौली, और बस करौली, ये इतना से इन्फॉर्मेशन होती है केला देवी के बारे में। थोड़ा सा 25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये इसकी थोड़ी सी लोकेशन हो जाती है। उसके बाद तो थोड़ा सा इसके मेले के बारे में बता देते हैं और थोड़ा मंदिर के बारे में बता देते हैं। इनका मेला कब लगता है, तो चैत्र माह में लगता है, चैत्र शुक्ल को लगता है इनका मेला, चैत्र शुक्ल
सप्तमी को, बस चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लग जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बता देते हैं कि केला देवी जो है इनका मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बस इतना बता देते हैं। उसके बाद इनके जब मंदिर का जिक्र आए तो थोड़ा सा इनके मंदिर के बारे में बता दें। तो यहाँ पे अपने कुछ लांगुरिया का देखो, एक तरफ चामुंडा की मूर्ति, एक तरफ इनकी लक्ष्मी की मूर्ति और एक तरफ अपने लांगुरिया की, लेकिन बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लांगुरिया की। तो इनके यहाँ पर एक हनुमान का मंदिर बना जिसको कि लांगुरिया मंदिर के नाम से जाना जाता है, लांगुरिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस तरीके की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है इनके बारे में, और कोई जानकारी की बनी। थोड़ा सा अपन मेरे के बारे में बता दी, तो ये कुछ 4 इन्फॉर्मेशन थी केला देवी में। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, केला देवी के बाद अपन कुछ थोड़ा सा अपन इनका जैनों का देख लेते हैं। तो जैन मेला, महावीर जी का मेला, जैनों के बारे में क्या है, महावीर मेला। तो ये महावीर मेला बस कब लगता है इतना बता देते हैं। तो महावीर मेला लगता है अपने कुछ, देखो यहाँ लगता है चैत्र और वैशाख, यानी कि सी और वी आ जाता है। चैत्र और वैशाख के महीने में लगता है, चैत्र वैशाख के महीने में लगता है। ये लगता है 13 को, यानी कि चैत्र त्रयोदशी से लगाकर 15 तक, 15 यानी प्रतिपदा तक होता है। ये अपने शुक्ल आ जाता है, कृष्ण आ जाता है। ये अपने शुक्ल जी आ जाते हैं, मतलब शुक्ल जी अपने कुछ साहित्यकार है, और उसका कृष्ण भगवान बाद में आएंगे ना, तो अपने शुक्ल कृष्ण होता है। तो शुक्ल कृष्ण, तो ये आ जाता है शुक्ल, और ये आ जाएगा अपने कृष्ण में। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है अपने इसके बारे में बस। और ये शायद ये मतलब कि ऐसा माना जाता है कि ये जैनों का सबसे बड़ा मेला है। तो सबसे बड़ा मेला, बस इतना सब बताते हैं। और फिर बता देते हैं अपने कुछ जैनों के बारे में, फिर एक और हिंदी, मतलब कि अपने हिंदू देव देवता से जुड़ा। यहाँ जब अपने मेहंदीपुर बालाजी भी यहीं पाया जाता है। बस इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही। तो ये अपना करौली फिनिश हो गया। यहाँ पागलों का इलाज करा जाता है, ऐसा माना जाता है। देखो करौली के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, करौली के बारे में बस इतना है कि केला देवी पाया जाता है, उसका महावीर जी पाया जाता है, अपने महावीर मेला यहीं पे रहता है, उसका अपने महावीर मेला यहीं रहता है, उसका अपने मेहंदीपुर बालाजी वाला। 2 हिंदुओं से कोरिलेट करते हैं, एक अपना जैनों से कोरिलेट करता है। तो 2 कम्युनिटी आती है यहाँ पे। देखो केला देवी बारे में थोड़ी सी अच्छी से इन्फॉर्मेशन होती है, ये बता देते कि इसके अपने जोग्राफिकली थोड़ी सी लोकेशन बता देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसके मंदिर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बस मंदिर बारे में क्या बताते हैं, यहाँ पे अपने 21वीं शताब्दी में मंदिर बनता है, और शायद उसी शताब्दी के आसपास हनुमान का मंदिर भी बन गया होगा, इस तरीके से बताते हैं। उस शताब्दी में तो बन गया, देखो समय काल से जरूरी नहीं चाहिए, उस शताब्दी में तो बन गया, लेकिन आज के समय में क्या होता है, आज के समय में वहां पर मेला लगता है। तो इस तरीके से अपने समय काल के बारे में होता है अदर इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा ना चीजों को इस तरीके से बांधने की कोशिश करोगे तो बंधी हुई रहेगी, जब याद करोगे तो ऐसे याद आएगा, तो ज्योग्राफिकली आ जाएगा। उसका थोड़ा सा टाइम को लेकर के आ जाएगा, कब बना था, जब बना होगा ना तो पास में एक और मंदिर भी बन गया था, उसके बाद तब तो बन गया। लेकिन अब वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में मेला कब लगता है, तो चैत्र शुक्ल को मेला। तो बस हल्की सी इन्फॉर्मेशन केला देवी के बारे में। अब क्या होता है अपने, मतलब करौली के बाद अपन नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कुछ कोटा के बारे में। देखो करौली देख लिया हमने, सेकंड जिला देख लिया अपन कोटा। तो कोटा के बारे में अपन क्या देखते हैं, देखो कोटा में बेसिकली अपनी 4 चीजें पाई जाती है। 2 तो अपने जल के स्रोत पाए जाते हैं, और एक महल पाया जाता है, और एक अभ्यारण पाया जाता है। मान लो महल में ही अभ्यारण बना हुआ है, तो इस तरीके से सोच के देखो, सबसे पहले अपने क्या पाया जाता है, एक महल है, तो अभेड़ा महल है, अभेड़ा महल आ जाता है। इसके बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन होती है कुछ। देखो एक तो होती है 18, एक होती है 8। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन होती है चलो 18 होती है, 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है, ये बता दिया जाता है। और फिर 2 शख्स वगैरह होते हैं, एक तो अपने होते धीर दे, उसका देखो होते उम्मेद सिंह, धीरे हो जाती है, और देखो हो जाती है उम्मेद सिंह। इन 2 शख्सों के बारे में जानकारी होती है यहाँ पे। देखो धीरदेव के द्वारा 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। यही वो शख्स है जिसने, मतलब हाँ बेसिकली यही वो महिला है जिसने अभेड़ा का निर्माण करवाया था। उसको तो उम्मेद सिंह के समय में क्या होने लग गया था कि उम्मेद सिंह के समय में ये बेसिकली अभेड़ा महल है, लेकिन यहाँ पर जलाशय का निर्माण भी हो गया था, और यहाँ पर मगरमच्छ वगैरह पाले जाने लगे थे उम्मेद सिंह के समय में। और इन्होंने यहाँ पर जलाशय का निर्माण तो इन्होंने करवाया था, लेकिन यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह इनके समय में आकर पाले जाने लगे थे। इन्होंने सोचा था कि जलाशय का निर्माण करवा देंगे तो यहाँ पे पशु पक्षियों को मतलब जमाव रहेगा, और उनके मतलब पेयजल की सुविधा हो जाएगी थोड़ी। तो ये सोच करके अभेड़ा महल में इन्होंने मतलब कि सॉफ्ट हार्टेड महिला है, जलाशय वगैरह बनवा देती है यहाँ पे। और इनके समय में आते आते यहाँ पर अपने कुछ मगरमच्छ वगैरह भी पाले जाना होते हैं। कब बनाती है, कुछ 18वीं शताब्दी के आसपास। इसी में देख के चलते अपन 18वीं शताब्दी, क्यों उसको फिजूल में क्यों अलग लिखे, तो यही अपने कुछ 18वीं शताब्दी के आसपास करवा देती है। तो 18वीं शताब्दी के आसपास बस। और बेसिकली ना कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ अभेड़ा अपने कोटा से। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, यहाँ अपने मगरमच्छ वगैरह पाले जाने लग जाते हैं, मगरमच्छ वगैरह पाले जाने लग जाते हैं इनके समय में। अब अपन देख लेते हैं अभेड़ा के बाद कुछ। यहाँ पे देखो महल है, महल के अंदर ही मान लो अभ्यारण बना हुआ है, अभ्यारण्य। इसके बारे में अपन क्या इन्फॉर्मेशन है बराबर से देख लेते हैं। देखो यहाँ अभ्यारण कौन सा, मुकुंदगढ़ अभ्यारण। अभ्यारण कौन सा है, मुकुंदगढ़ अभ्यारण। तो थोड़ा सा नाम देख लेते हैं उसका, मुकुंदगढ़ अभ्यारण। इसके बारे में क्या देखते हैं, बस इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतनी सी जानकारी होती है यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं।
तो देखो मुकुंदगढ़ अभयारण्य में बेसिकली कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो अपन कहते हैं कि सुअर मत कहो यार, मुझे सुअर शब्द बिल्कुल पसंद नहीं। तो मान लो सुअर आ जाता है, सुअर है, उसके बाद अपने सियार है यार, आप आपके फ्रेंड को कह रहे हो कि इसका नाम मतलब सियार है, उसके बाद अपने आ जाएगा भालू हिरण, भालू हिरण मान लो दोनों कपल है, कुछ भी एज्यूम करके हमें याद करना है ना, कुछ भी करके आपको माइंड में चीजें ध्यान रखनी है। भालू हिरण मान लो ये अपने कपल आ जाते हैं, फिर मान लो इनका कोई बेटा है पेंथर, पेंथर पेंथर मान लो चीते जैसा साफ में, मतलब कि पेंथर है बिल्कुल एकदम बलवान है, ताकतवर है ना। तो बस इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ जाती है अपने। उसके बाद नेक्स्ट बताया जाता है यहाँ पे दो जल के स्रोत है ना, तो एक का जाता है अपने कोटा बैराज, एक का जाता है अपने कोटा बैराज। अब थोड़ा सा भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं ना, सब तो चीजें याद रह जाएगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। कोटा बैराज के बारे में क्या देखते हैं, कोटा बैराज क्या एक जल का स्रोत है जो चंबल में बना हुआ जल ग्रहण क्षेत्र है, चंबल में बना जल ग्रहण जल संग्रह एरिया है, जल संग्रह क्षेत्र है। और क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इसके पास में कंसुआ मंदिर बना हुआ, कंसुआ मंदिर, इसके पास में कंसुआ मंदिर बना है। कंसुआ मंदिर में चोमुखी मूर्ति, यहाँ पे चोमुखी मूर्ति है, अपने शिव की चोमुखी मूर्ति पाई जाती है अपने कंसुआ मंदिर में। बस इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन आती है, एक और जल का स्रोत क्या है, एक और जल का स्रोत है जग मंदिर। जग मंदिर किसने बनाया बेसिकली, तो अपने कोई अपने दुर्जन साल की पत्नी होती ब्रजपुरी, दुर्जन साल की पत्नी ब्रजपुरी बना देती है। ये कुछ दुर्जन साल की पत्नी ब्रजपुरी 1743 और 1745 के अराउंड बनवा देती है बस। और बेसिकली दुर्जन साल में उदयपुर के राजा है, और ये साथ ही साथ जग मंदिर और किशोर महल दोनों बना देती है, एक बनाने जाती है और दोनों बना देती है। जग मंदिर एक बनाने का विचार था, पर जग मंदिर के साथ किशोर महल भी बना दिया। ऐसे ही करते ना अपन, एक पंथ दो काज, किशोर महल हम भी कुछ लेने जाते हैं और कुछ और भी लेके आ जाते हैं शॉपिंग मॉल से। और बेसिकली वो ये तो चाह रहे होते हैं हमारे होलसेलर, मतलब की जो सेलर वगैरह है। तो अपने यहाँ जग मंदिर आ जाता है, उसके बाद अपने किशोर महल वगैरह आ जाता है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन। तो कोटा में क्या देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। कोटा में कुछ अभ्यारण्य महल को क्लियर करते हैं, मान लो महल नहीं अभ्यारण्य बना हुआ देखते हैं, पर उस अभ्यारण्य के मान लो पीने के लिए दो जल, मतलब पानी की सुविधा, मतलब जल के स्रोत दो है उस अभ्यारण्य में। तो यहाँ आ जाता है अपने अभ्यारण्य महल में क्या था, धीरे धीरे बनवाया था 18वीं शताब्दी के आसपास, कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पर, 18 से 8 ध्यान रखना है। उसके बाद उम्मेद सिंह यहाँ इन्होंने जलाशय भी बना दिए साथ के साथ। तो उम्मेद सिंह के समय में मगरमच्छ वगैरह पाले जाने लगे थे, बस इतना था। अपने मुकुंदगढ़ अभियान के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये बता दी जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, बस इतना। ये बहुत सघन है, बहुत घना है, डेंस है, बस ये भी इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहो तो थोड़ी सी ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो अपने कौन सा सुअर देता है, यार सुअर मत पाओ, भालू देता है, तो अपने भालू हिरण मान लो कपल एक भालू हिरण, ठीक। उसके बाद अपने पेंथर जाता मान लो बेटा वगैरह, उसका कोटा बैराज जाता है, कोटा बैराज अपने जल ग्रहण का एरिया है, ये अपने ये चंबल जल ग्रहण का एरिया है। उसके बाद यहाँ पे कंसुआ मंदिर, चोमुखी शिवलिंग की मूर्ति वहाँ पे। उसके बाद जग मंदिर क्या है, जग मंदिर अपने बेसिकली दूरजन ब्रज कोरी बनाया गया था। मान लो ब्रज की कोई गाँव की गोरी है जो कृष्ण की, मतलब की ब्रज अपने कृष्ण भगवान से वो रिलेट करता है, तो जग मंदिर जाना है ना ब्रज। मान लो किसी गोपी ने बनवा दिया था, जग मंदिर अपने किसी गोपी ने बनवा दिया था, मान लो दूरजन की पत्नी वहाँ करती थी। बस ये अपने 43-45 के आसपास अराउंड बनाया गया था। उसका जग मंदिर बनवाने गई थी अपनी ब्रज कोरी, और साथ के साथ किशोर महल भी बना हुई थी, साथ के साथ किशोर महल का भी निर्माण हो गया। इस तरीके से अपने कोटा के बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्या देखने वाले अपन, अब देखने वाले अपन नेक्स्ट जिला में क्या जानकारी देखने वाले अपन, अब देखने वाले अपन कोटा के बारे में देख लिया हमने, उसके बाद हमने कुछ करौली के बारे में देख लिया, कोटा के बारे में देख लिया, उसको नागौर और बीकानेर को देख लेते अपन। उसका थर्ड जिला आ जाता है नागौर। तो जितनी इन्फॉर्मेशन अपने कला संस्कृति की बुक में है ना, उतनी पढ़ रहे अपन, उसके बारे में कुछ नहीं छोड़ रहे। हाँ, जो अपने देखा ना ये अपने मुकुंदगढ़ अभ्यारण्य, ये कुछ 85 किलोमीटर, मतलब बहुत दूर है, लगभग अपने कोटा से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और करौली तो अपने जो मंदिर है ना, करौली का मंदिर, कभी वो पूछ भी लेते हैं आपसे, या फिर जैसे वक्तव्य में दे देंगे कि ये बात सही है नहीं है, तो मैं सारी जानकारी पता होनी चाहिए। तो अपने नागौर का क्या देखते हो, जो करौली का अपने किला देखो मंदिर है ना, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर, ज्यादा दूर नहीं हो। उसको नागौर में क्या देखते हैं, नागौर में अपन 3 चीजें देखते हैं। मान लो कोई एक म्यूजियम आ जाता है, एक म्यूजियम में 2 गाँव के बीच में एक ही म्यूजियम, और दोनों गाँव के लोग वही देखने आते हैं, मतलब कुछ भी वही विजिट करने आते हैं। देखो एक म्यूजियम आ जाता है सबसे पहले, तो 2 गाँव आ जाएंगे, बीच में अपन म्यूजियम देख लेंगे। देखो एक गाँव आता है अपना लाडनू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, इसके कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक है। लाडनू का निर्माण, मतलब लाडनू 10वीं शताब्दी में बसा था। बस लाडनू कॉटन की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कॉटन। सबसे पहले अपन देखते हैं जैन विश्व भारती कॉलेज है यहाँ पर, बस। उसके बाद अपन देखते हैं लाडनू, यहाँ अपने ना आचार्य तुलसी की जन्मस्थली मानी जाती है। उसके बाद अपने कॉटन की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो यहाँ संख्या को छोड़ दो, उसके बाद जैन व्यक्ति मान लो कॉटन की साड़ी पहनता है, कोई जैन पुरुष है, चलो इस तरीके से निकाले, मान लो जैन महिला कॉटन की, तुलसी अपने ऐसे भी महिला भी समझ सकते हैं, जैन महिला कॉटन की साड़ी पहनती है, बस 10वीं शताब्दी में, ध्यान रखना आप लोगों को।
ठीक है। उसके बाद अपन ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन लाडनू के बारे में। उसके बाद अपन सेकंड किसके बारे में बताते हैं। अब बीच में बताना है अपने को एक ही म्यूजियम है अपने, तो म्यूजियम का नाम है यहाँ पे बड़े पीर साहब, बड़े पीर साहब। बस कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ थी। बड़े पीर साहब के नाम के कोई शख्स थे, तो उसको है ना मतलब इनकी जो दरगाह वगैरह बनी थी उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया कुछ 17 अप्रैल 2008 को, जब प्रतापगढ़ जिला बना था। 2008 को 17 अप्रैल 2008 को जब बड़े पीर साहब की दरगाह थी ना, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है, इनकी छड़ी, इनकी पगड़ी, कुरान शरीफ वगैरह है। उसके बाद कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखे ना, तो 1805 के अपने भारतीय सिक्के। उसके बाद भारतीय सिक्के से पूछ सकते हैं कहाँ देखने को मिलते हैं, भारतीय सिक्के। उसके बाद अपने अब्राहम लिंकन के चित्र वाले कुछ अमेरिकन सिक्के। उसके बाद कुरान शरीफ वगैरह में, और इनकी लकड़ी, इनकी छड़ी, इनकी लकड़ी, इनकी याद में मतलब जो भी चीजें स्टोर करके रखेगी वो। उसके बाद यहाँ आ जाता तीसरा आ जाता अपने जोड़ा कहाँ है, जोड़ा पाने की इन्फॉर्मेशन। कोई ये हरिराम होते हैं, उनकी जन्मस्थली मानी जाती है, तो जोड़ा बहुत प्रसिद्ध है, इनका मेला लगता है। हरिराम शख्स का मेला लगता है, हरिराम का मेला लगता है, हरिराम का मेला। और ये कब लगता है हरिराम का मेला, अपने भादों की 4-5 को लगता है। बस, तो हरिराम का मेला भादों की 4-5 को लगता है। यहाँ पर अपने जो भी अपने अड़ोसी पड़ोसी जिले वो सारे आते हैं, और उनके लोग आते हैं लगभग। अपने पंजाब है, हरियाणा है, और उसके बाद अपने गुजरात, पंजाब, हरियाणा, और एक और जिला अपने उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ के लोग इस मेले में शिरकत के लिए आते हैं। ठीक, उसके बाद नागौर हो गया, उसके बाद अपने बड़े पीर साहब हो गया, जोड़ा हो गया। इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी नागौर के बारे में। एक ही म्यूजियम है, और 2 गांव के बीच में एक ही म्यूजियम है। लाडनू है, दूसरा गांव अपने जोड़ा है। लाडनू फेमस है अपने कुछ जैनों के लिए, और अपने कॉटन की साड़ियों के लिए, आचल तुलसी के लिए, बस। और अपने जोड़ा फेमस है, खाली एक ही अपने लोक देवता थे हरिराम, और जिनका भादों के 4-5 को मेला लगता है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है नागौर के बारे में। अभी क्या इन्फॉर्मेशन होती है अपने बीकानेर के बारे में, फटाक से देख लेते हैं अपन बीकानेर के बारे में क्या पढ़ना अपने को। तो बीकानेर में अपने को 6th कौन सा जिला देख रहे हैं अपन, जिला नंबर 5। देखो जिला है ना, फारसी भाषा का शब्द है। तो यहाँ जाता अपने बीकानेर के बारे में। तो बीकानेर के बारे में क्या देखने वाले, देखो बीकानेर के बारे में अपन कुछ हल्की हल्की चीजों को देखने वाले, कुछ 4 और 3 लगभग 7 चीजों को देखने वाले। थोड़ी सी ओल्ड फैशनेबल यानी कि थोड़ी सी पुरानी चीजें जो पहले की बनी हुई स्थापत्य में, उसका थोड़ी सी नई चीजें जो भी वर्तमान में स्टेब्लिश हुई, इस तरीके से अपन देखेंगे। मान लो बीकानेर में कोई पुराना सा गाँव है, उस पुराने गाँव को पुराना सा किला बना हुआ है। पुराने से किले में मान लो कोई एक पुराना सा मंदिर बना, उस मंदिर के पास में कोई नई सी ये बनी हुई, मान लो कोई झील वगैरह बनी। मतलब हाल फिलहाल में उस झील का मतलब हाल फिलहाल में झील बनी है मान लो। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे ना, पुराना थोड़ा सा नया तो ध्यान रहेगा। अगर मैं ये वो भी पुरानी है तो चलो ऐसे ध्यान रख लो। तो यहाँ से अपने को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें ताकि ध्यान रहे ना, लास्ट में तो थोड़ा चेंज हो जाए। तो यहाँ से अपने कुछ क्या चीज, एक गाँव में कतरी सर, हाँ ठीक है, कतरी या कतरेसर गांव में क्या इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में क्या जानकारी। कतरेसर गांव तो एक दो मतलब कि कुछ 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहला तो ये अग्नि नृत्य के, सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ अग्नि नृत्य के लिए जाना जाता है। दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ चकोर है और मोर है, तीतले बटेरे, ये पक्षी देखे जाते हैं। चकोर मोर तीतर, और चकोर है, मोर है, बटेर है, और तीतर और बटेर, ये पक्षी देखे जाते हैं। और दूसरी मतलब तीसरी इसकी इंपोर्टेंट बात है, ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध है और ऐसे भी समृद्ध है। तो अपने ये सांस्कृतिक समृद्ध, मतलब संस्कृति से भी समृद्ध है और एज यूजुअल भी समृद्ध है ना। तो अपने सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध है और ऐसे भी समृद्ध है गाँव, मतलब कि धन की दृष्टि, आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध है गाँव। उसके बाद नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, गाँव देख लिया, उसके बाद इसका किला देख लेते हैं। किला तो जूनागढ़ आता है यहाँ पे। क्या इन्फॉर्मेशन होती है जूनागढ़ का, बस इतना सा बताते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो राय सिंह ने, देखो अपन स्थापत्य में देख चुके हैं अच्छे से, तो यहाँ नहीं देखेंगे। राय सिंह ने 1589 में इसका निर्माण करवाया। थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहे तो बता देते हैं। चलो एक दो कैरेक्टरिस्टिक, लाल पत्थर से बनाए, लाल पत्थर से, बस ये कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे क्या कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, देखो इसके तरीके वहां देखा था उन्होंने कि सलवार यानी काश तलवार, बस। तो काश में भी सलवार सिलवा लेती, तो सलवार कमीज बनवा लेते, तो मुझे मतलब अपने ससुराल में बेइज्जती ना झेलनी पड़ती कि ये तो कैसे बहू लेके आए, उससे जींस टी शर्ट केयर करती है, बिल्कुल परवाह नहीं है। इस तरीके से ट्रिकी तरीके से जोड़, मतलब कि मान रहे थे कि इस तरीके से ट्रिकी तरीके से जोड़ करके पढ़ा था। तो यहाँ पर वापस मतलब दोबारा से या फिर डबल से अपन डिस्क्राइब नहीं करेंगे ना। तो अपने यहाँ अपने कुछ कतरेसर गाँव है, उसका उसके अंदर किला है, किले के अंदर कोई मंदिर है, तो मंदिर तो करणी माता मंदिर आ जाता है, करणी माता मंदिर। बस अपने टेम्पल ऑफ फ्लैट्स, तो अपने कुछ टेम्पल ऑफ फ्लैट्स, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में। यहाँ नए दूल्हा दुल्हन कुछ धोख लेने के लिए, करणी माता में थोड़ी सी स्टोरी भी आती है। ऐसा माना जाता है कि करणी माता
कुछ इनका इनका बेटा वगैरह एक्सपायर हो गया था, तो इन्होंने मतलब वापस से उसको जिंदा करने के लिए कुछ भगवान से ईश वंदना वगैरह करी थी। तो फिर उन्होंने कहा था ठीक है, फिर इस शर्त पे कि हाँ चूहों के रूप में तुम्हारे तुम्हारे मतलब तुम्हारे बेटे को जीवित करेंगे, लेकिन चूहों के रूप में। इस तरीके से कुछ आशीर्वाद देते हैं भगवान वगैरह, ईश वगैरह। और बस इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी स्टोरी चलती करनी माता के बारे में ना, कि कोई अपने देवता प्रकट होते हैं, इस तरीके का आशीर्वाद देते करनी माता को कि तुम्हारे मतलब तुम्हारे जो वंशज है ना चूहों के रूप में जिंदा रहे। थोड़ी सी बेसिक सी स्टोरी थी इसके बारे में, इसके पीछे की स्टोरी। और बाद फिर बता देते हैं करनी माता के बारे में। मंदिर भी है, मंदिर के बाद अपने कुछ तालाब वगैरह देखते ना, तो पानी के लिए अपन क्या देख लेते हैं, मान लो कोलायत झील। कोलायत आपका बीकानेर का कोलायत कोई फ्रेंड है वो कह रहा है कि जब भी दिक्कत में मुझे कॉल करना, ठीक है। तो यहाँ कोलायत क्या जाती है, पवित्र झील मानी जाती है। पवित्र झील है, पवित्र झील क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसका संबंध सांख्य दर्शन के पढ़ने का कपिल मुनि से। पवित्र झील अब क्यों, क्योंकि सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। देखो वो अपने कुछ उत्तर भारत की यात्रा को लेते, लेकिन यहाँ यही बस गया, तपस्या वगैरह यही यही गुजार पाऊंगे उन्हें, तो अपने कोलायत के बारे में जानकारी देती है। उस बात क्या बचता है, अपने पानी के स्रोत भी देख ले। इसके अलावा कुछ चीजें बची जो थोड़ी सी मॉडर्न है, थोड़ी सी बहुत पुरानी चीजें, थोड़ी सी क्या ये थोड़ी सी ओल्ड चीजें हैं और थोड़ी सी नई चीजें। अब वर्तमान में कौन कौन सी चीजें, देखो यहाँ पे वर्तमान में अभिलेखागार है, छठी चीज आ जाती है, पांचवी चीज आ जाती है अभिलेखागार। देखो अभिलेखागार के बारे में फटाफट से देख लेते हैं। अभिलेखागार के बारे में इन्फॉर्मेशन देखो, अभिलेखागार में रहता है कि बस यहाँ अभिलेखागार पाई जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती नहीं बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद देखो थोड़ा सा पासली बता रही है, क्योंकि देखो इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि सिर्फ इतना देखना है कि ये चीज यहाँ पाई जाती है। मोर को इधर जानकारी होगी और थोड़ी इंपोर्टेंट जानकारी होगी तो उस पर थोड़ा सा अपन फोकस डालेंगे, बाकी अपन फटाफट चलते हैं। अभिलेखागार पाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे उष्ट्र अनुसंधान पाया जाता है। उष्ट्र अनुसंधान पाया जाता है, 2000 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। इस तरीके से चीजें याद रहती है। उसके बाद अपने यहाँ जाता है कुछ सेवन, देखो एक महल पाया जाता है, एक अपने लालगढ़ पैलेस। देखो लालगढ़ पैलेस के बारे में क्या बताते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती है। इसका निर्माण किसने करा, बेसिकली गंगा सिंह द्वारा। बस कुछ एक दो बातें महत्वपूर्ण, गंगा सिंह 1902 में, गंगा सिंह द्वारा 1902 में अपने लाल सिंह के द्वारा करा, लाल सिंह अपने पिता के लिए करवाया था। बस इसके बारे में ये जानकारी थी। इसके वास्तुकार कौन माने जाते हैं, तो जेकब बस। और ये देखो यूरोपीय, हिंदू मुस्लिम तो ही सही, उसके साथ यूरोपीय की भी, हिंदू और मुस्लिम के साथ यूरोपीय शैली में बना हुआ, बस उस पर लाल पत्थर से, बलुआ पत्थर कहते हैं इसे बेसिकली, तो लाल पत्थर से इसका निर्माण हुआ। बस ये अपने थोड़ा सा बता दिया। और लालगढ़ पैलेस के बाद एक और म्यूजियम है, शार्दुल म्यूजियम। तो शार्दुल म्यूजियम इसी लाल पैलेस के अंदर बना हुआ है, तो शार्दुल म्यूजियम भी यही है। तो लाल पैलेस में शार्दुल म्यूजियम, तो लाल पैलेस के भीतर ही अपने शार्दुल म्यूजियम बना हुआ। बस ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। बिहार का तरह से गाँव अपने क्यों प्रसिद्ध है, अपने अग्नियंत्री के लिए चकोर है, मोर है, तीतर बेटर पाए जाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है। जूनागढ़ जिला रायसेन द्वारा 1589 में बनाया जाता है, लाल पत्थर से बना हुआ। बेसिकली उस पर करणी माता का मंदिर तो अपने टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से जाना जाता है। कोलायत झील पवित्र है, यहाँ पर कपिल मुनि कपिल मुनि तपस्या वगैरह करते हैं। अभिलेखागार पाया जाता है यहाँ पे, मतलब बहुत पुरानी चीजें देखी जा सकती है, मुगल काल की चीजें देखी जा सकती है, इतना पुराना अभिलेखागार। उस अनुसंधान लगभग 2000 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर बना अपनी तरीके का पहला यही अपने पूरी एशिया में। उसके बाद अपने लालगढ़ पैलेस पाया जाता है यहाँ पर, शार्दुल म्यूजियम। लालगढ़ पैलेस के भीतर ही शार्दुल म्यूजियम पाया जाता है। कोई अपने गंगा था, गंगा अपने पिता लाल सिंह के बाद उसके दो पिताजी थे, तो अपने 1902 में बना। जेकब वास्तुकार माना जाता है। और महत्वपूर्ण बात की यूरोपीय शैली भी इसमें, उसको लाल वगैरह पत्थर, बलुआ पत्थर से, लाल पत्थर नहीं बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर से, ये तो अगर ध्यान रखें तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो उसका लाल पैलेस के भीतर ही अपने शार्दुल म्यूजियम बना। ऐसा भी माना जाता है कि लाल पैलेस का जो एक भाग है ना, वहाँ आज भी शाही परिवार निवास करता है। तो बस हल्की सी इन्फॉर्मेशन थी अपने बीकानेर के बारे में। अब क्या देखने वाले अपन, अब देखने वाले अपन पाली के बारे में। पाली के बारे में देखने वाले अपन, फटाफट से देख लेते पाली के बारे में। देखो पाली के बारे में, तो पाली के बारे में क्या देखने वाले अपन, देखो पाली में से दो चीजें आ जाती है। एक तो अपने पास जाता है कुछ मंदिर वगैरह, मंदिर मान लो पानी की सुविधा पेयजल वगैरह, तो मंदिर अपने रणकपुर मंदिर, पहला आ जाता है रणकपुर मंदिर। तो पहला तो बताते हैं निर्माण, तो जैन व्यापारी 15वीं शताब्दी और आदिनाथ को समर्पित करता है बस। और प्रोत्साहन किसका मिला था, कुंभा का। कुंभा द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, बस इतना ही बताते हैं। उसके बाद सेकेंडली बता देते अपने कुछ अपने जवाई बांध के बारे में। देखो जवाई बांध के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये लूनी नदी पर, लूनी की सहायक जवाई पर, देखो लूनी की सहायक जवाई नदी पर बना हुआ है, तो ये तो अपन पहले ही बता दिया। तो जवाई नदी पर ही बना हुआ है।
उसके बाद अपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताते हैं कि ये अपने उम्मेद सिंह द्वारा बनाया जाता है। उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित है। बस उसके बाद जवाई बांध को अपन पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और ये शरण स्थली, इसकी तीनों जानकारी इंपॉर्टेंट है। ये अपने ना कुछ मगरमच्छ और तेंदुआ की शरण स्थली, तेंदुआ प्लस मगरमच्छ की शरण स्थली माना जाता है ना। तो ये तेंदुआ प्लस मगरमच्छ की शरण स्थली माना जाता है। तो इतनी जानकारी देखते हैं पानी के बारे में। फटाफट से देखते हैं अब क्या देखते हैं। तो देखो पानी में तो ज्यादा कुछ नहीं देखा, सिर्फ जवाहर बांध के बारे में देखा और रणकपुर मंदिर के बारे में देखा है ना। दो ही तो थे अपने जवाहर बांध अपने देखो रफ कर दिया। तो फटाफट से मैं बता देती हूँ कि पानी के बारे में हमने देखा, एक जवाहर बांध के बारे में देखा, जवाहर बांध के बारे में देखा, रणकपुर मंदिर। या कोई व्यक्ति आते थे अपने जैन व्यापारी है 15 शताब्दी आदि अपने फिर अपने कुंभा प्रोत्साहित करते हैं। और ये जो अपने जवाहर बांध है लूनी नदी की साइड में जो जवाहर उसको बना और इसको बनाने का काम उम्मेद सिंह ने करवाया। ठीक है, उसके बाद सेकंड जानकारी देती है इसके बारे में, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट ये तेंदुआ और मगरमच्छ की शरण स्थली। बस उसका अपन नेक्स्ट देख लेंगे अपन अपने शेखावटी के बारे में, जोधपुर के बारे में। देखो शेखावट सबसे पहले अपन थोड़ा सा जोधपुर का कवर कर लेते हैं। तो अपन अपने दो कितने होगा, 5 हो गए। उसके बाद अपन छठा क्या देखने वाले हैं जोधपुर के बारे में। तो छठा और 7 अपने 2 जिले पहले हो गए, 2 जिले पहले हो गए 5 और एक जिला में एक्स्ट्रा भी है 5 और छठा है। हाँ, तो अपन जोधपुर के बारे में देखते हैं। देखो जोधपुर में सिर्फ और सिर्फ कुछ 6 चीजें पाई जाती है। बेसिकली अपन 3 और 3 के बारे में देखते हैं। देखो 3 कौन सी पाई जाती है। तो 3 तो अपने कुछ एक मान लो पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी मान लो दो पानी के स्रोत है। तो एक तो अपने अभ्यारण्य आ जाएगा और उसके बाद अभ्यारण्य आ जाएगा सबसे फर्स्ट। तो देखो अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे अपने कुछ अभ्यारण्य अपने सॉरी अभ्यारण्य क्या पार्क, पक्षियों के लिए पार्क है। तो मत्स्य सफारी पार्क है, मत्स्य सफारी। कितना बताते हैं कि कोलायत से 1 किलोमीटर की दूरी पर, कोलायत से 1 kg बस। और यहाँ पे अपने कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, जो भी अपन जीव जंतु पालते हैं ना, ये पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी विहार अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, मत्स्य सफारी पार्क, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी विहार, हाँ पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं बेसिकली इसको। और फिर देख लेते हैं यहाँ पे कौन से जो भी अपन जीव जंतु पालते हैं ना, वही अपने गाय वगैरह वही नहीं रहा है। उसके बाद मान लो खरगोश भी पालते हैं बहुत सारे, तो खरगोश हो गया। उसके बाद बेसिकली पालने के लिए बिल्ली भी पाली जाती है, बिल्ली हो गया। उसके बाद बहुत सारे बंदर भी पालते हैं। तो कुत्ते की जगह मान लो कुत्ता नहीं है ना, तो बंदर और लंगूर दोनों ही पाए जाते हैं, बंदर व लंगूर। और एक चीज अपन नहीं पालते तो भी घरों पाई जाती है, छिपकली। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद एक और ये अपना कुछ मतलब कि पार्क वगैरह हो गया। और पार्क में मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव जंतु के लिए पानी की जरूरत होगी तो 2 अपने जल स्रोत है। एक तो अपने कायलाना झील, कायलाना। तो ये अपने 2-3 विशेषता आती है, कृत्रिम मानी जाती है। फटाफट से देख लेते हैं ना, कृत्रिम मानी जाती है। और फिर सेकंड बता देते हैं इसकी के बारे में कि एक तो कृत्रिम होती है और एक अपने कैनवास की आकृति, कैनवास। आरटीडीसी द्वारा नौका विहार की सुविधा, मतलब नौका विहार कर सकते हैं, नौका विहार। तो बस इतने से इन्फॉर्मेशन होती है। अब देख लेते हैं अपन बालसमंद के बारे में। बालसमंद के बारे में क्या देखते हैं, बालसमंद अपनी झील है, बालसमंद। तो बालसमंद अपने इसका निर्माण कब हुआ, 1159 में, मतलब फिक्स 12 बजने वाली थी ना। तो 1159 में बालसमंद झील का निर्माण होता है। सेकंड बता देते हैं कि ये ना बालसमंद के पास में ग्रीष्म महल भी बना हुआ है, ग्रीष्म महल बना हुआ है। तो यहाँ पर अपन कुछ जीव जंतु भी देख सकते हैं। तो लोमड़ी वगैरह और मोर वगैरह यहाँ पाए जाते हैं, लोमड़ी प्लस मोर। ठंडा लगता होगा इनको, तो अपने बालसमंद झील है। तो अपने ग्रीष्म महल में मान लो गर्मियों में कौन आ जाता है, लोमड़ी मोर लगता है। और 1159 में इसका निर्माण बेसिकली बताते हैं कि थोड़ा सा है ना ज्यादा दूर नहीं है, अपने जोधपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर बना होगा, बस इतना सा पता, मंडोर रोड पर। तो हल्की सी इन्फॉर्मेशन उस पर देखो। तीनों अपना देख लिया। क्या देखा अपने कि कोई अपना पार्क वगैरह है, तो पार्क के लिए मतलब वहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके पानी के लिए 2 जल स्रोत आते हैं, तो उनके पेयजल के लिए। उसका अपन क्या देखने वाले, उसका अपन कुछ इस तरीके से देखने वाले कि मान लो राजधानी है और राजधानी के भीतर क्या बना हुआ है, किला। और किले के भीतर कोई एक बहुत सुंदर सी इमारत बनी हुई है जिसको अपन सिसुनथाड़ा के नाम से जानते हैं। तो अपने यहाँ राजधानी आएगा, मतलब मंडोर के बारे में पढ़ना है। तो मंडोर के बारे में 1-2 इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अपने कौन सा 4th पॉइंट है ना, तो 4th पॉइंट मंडोर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। मंडोर के बारे में हल्का सा बताते हैं कि इसको यहाँ पुराना मांडवपुर माना जाता है। थोड़ी सी अपने बेसिक यहाँ पे रावण का मेला लगता है, ऐसा मानते हैं। ये होली के दूसरे दिन, और राखी के दूसरे दिन, राखी के सेकंड दिन रावण का मेला लगता है। ऐसी किला जल्दी चलती है। बस मांडवपुर पुराना। अब थोड़ा सा मंडोर के बारे में बताते हैं। ये उत्तर में है, अपने जोधपुर के उत्तर में बना हुआ है। यहाँ पे छतरियां बनी हुई है ना, वो अलग ही तरीके की छतरियां। यहाँ पे जो छतरियां ना, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे की जो छतरियां बनाने की जो टेक्निक है, उससे नहीं बल्कि हिंदू मंदिरों की जो टेक्निक है ना, उस टेक्निक से यहाँ की छतरियां बनी है। बस इतना सा है बेसिकली। तो यही जानकारी का पुराना नाम क्या है, थोड़ी सी बेसिक से हल्की हल्की से इन्फॉर्मेशन है, कुछ खास जानकारी नहीं है। उसको थोड़ा सा अपन बता देते। तो मंडोर राजधानी देख ली। मंडोर को हाँ जोधपुर की राजधानी उत्तर में बना हुआ है, प्लस राजधानी है।
ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं कुछ राजधानी क्या बना, किला बना। तो अपन कौन से किले के बारे में, मेहरानगढ़ बना। तो देखो यहाँ पर मेहरानगढ़ कुछ नहीं पढ़ने वाले, मेहरानगढ़ बस इतना बताऊंगी। मेहरानगढ़ 125 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर, जितना यहाँ गिवन है उतना ही, बाकी सारी जानकारी वहां पर पढ़ चुके हैं। उसके बाद 125 के बाद अपन छठा क्या देखने वाले यहाँ पर, जसवंत थाड़ा। देखो जसवंत थाड़ा के बारे में क्या देखने वाले हैं, तो अपन ज्यादा नहीं देखेंगे, लगभग कुछ बस 5-10 मिनट में सेशन फिनिश होने वाला है। देखो जसवंत थाड़ा के बारे में क्या देखते हैं, जसवंत थाड़ा बस इतना ही देखते हैं कि ये कोई अपने राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। ताजमहल, और क्यों कहलाता है, बस ताजमहल तो कहलाता है। पहले ये तो बता दो इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण अपने सरदार के द्वारा करा जाता है, सरदार सिंह। सरदार सिंह क्यों करवा दिया, फिजूल में ही करवा दिया, नहीं, इनके पिताजी थे जगत सिंह सेकंड, उनकी याद में करवाया था। ठीक है, तो जगत सिंह सेकंड की याद में आपने सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवा दिया 19वीं शताब्दी के आसपास। थोड़ा सा समय काल भी बताएं तो अपने 19वीं शताब्दी के आसपास, बस इतना ही इसके बारे में। उसके बाद अपने जो मेहंदीपुर बालाजी है ना, वहाँ पे अपने महावीर जी का मेला लगता है ना, वो भी 19वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था, या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है 19वीं शताब्दी के आसपास, मतलब 19वीं शताब्दी वहाँ जिक्र होता है। ये अपने देख लिया जोधपुर के बारे में। अब क्या देखने वाले अपन, देखो हल्की जानकारी अपनों ने मत्स्य सफारी पार्क, जो कि मतलब कि पशु पक्षियों से जुड़ा, और 2 मान लो पशु पक्षियों के लिए 2 जल के स्रोत पाए जाते हैं। उसके बाद कोई राजधानी है, राजधानी के भीतर किला बना हुआ है, किले के भीतर और भी सुंदर बिल्डिंग अपने जसवंत थाड़ा। तो इस तरीके से अपन ध्यान रखेंगे। तो मान लो कोई पशु पक्षी आ जाते हैं अपने, पशु पक्षी में मतलब मत्स्य सफारी पार्क है, वहाँ पर जो अपन जनरली पालते हैं ना, वो सारे पशु पक्षी पाए जाते हैं मत्स्य सफारी पार्क में। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होती है। कोलायत से 1 ही किलोमीटर दूर, कोलायत अपने पानी का एक स्रोत हो गया, दूसरा अपने पानी का दूसरा स्रोत हो गया बालसमंद। कोलायत के बारे में क्या होता है, कायलाना, सॉरी कोलायत बिकानेर, ये कृत्रिम झील बनाई जाती है, कैनवास की आकृति की तरह दिखाई देती है कायलाना झील। और आरटीडीसी के द्वारा मतलब कि अपने राजस्थान कुछ आरटीडीसी मतलब कि अपने ये तो अपने उद्योग नहीं है, अपने राजस्थान डिपार्टमेंट आरटी टूरिज्म करके कुछ होता है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट आरटीडीसी कॉर्पोरेशन, मतलब कि पर्यटन उद्योग होता है, पर्यटन विभाग होता है आरटीडीसी का, इसलिए एग्जैक्ट शायद यही है, पर मैं कह नहीं सकती ना। तो अपने बालसमंद के बारे में क्या कहते हैं कि अपने 1159 में इसका निर्माण करवाया गया, कृष्ण महल भी साथ ही बनवा दिया। तो यहाँ पे लोग मोर भी आ जाते हैं इस वजह से। बालसमंद अपने लगभग 5 किलोमीटर दूर पर, ये अपनी राजधानी आती थी मंडोर, ऐसा माना जाता है, पुराना मांडवपुर है। हल्की हल्की बातें आती है, थोड़ा सा जानो, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अपने रावण का मेला लगता है, रावण को ससुराल माना जाता है, मेला लगता है अपने दूसरे दिन राखी की। और उत्तर में बसा हुआ है मंडोर, जोधपुर की राजधानी। उसके बाद छत्तियां अलग टेक्निक की। मेहरानगढ़ 125 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी, उसको मेहरानगढ़ को देख के अपन आज भी कह सकते हैं कि उसको जयपुर की सेना ने हमला कराता है, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। तो जयपुर और जसवंत थाड़ा अपने ताजमहल कहता है, किसने बना, सरदार ने बनवा दिया। वो जगत सिंह सेकंड के पिताजी थे, उनके लिए बनवाया 19वीं शताब्दी के आसपास। तो ये अपन देखते हैं जोधपुर के बारे में। अब क्या देखने वाले, देखो जितना इनकी वैल्यू है ना, उतना ही इनको महत्व देंगे। बहुत ज्यादा महत्व मतलब टाइम और एनर्जी पर वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ना मतलब कि टाइम को थोड़ा सा देखते हुए, ध्यान रखते हुए चलना है ना। तो अपने को एग्जाम ओरिएंटेड चलना है। देखो अपन बेसिकली तो मैं ना एक तो थोड़ा सा बताऊं, मैं तो थोड़ा सा रीड को मद्देनजर रखते हुए चल रही हूँ। बाकी बच्चे देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा रीड को अपने जो राजस्थान थर्ड ग्रेड की एग्जाम चलती है उसको लेकर के थोड़ा सा उसको माइंड में रख करके चल रही हूँ ना। तो फटाफट से चलते हैं अपन। अब देख लेते हैं चेकआउट के बारे में। तो अपना 8th जिला आ जाता है, 7 देख लिया अपना चेकआउट के बारे। तो चेकआउट अपन 7 नहीं देखने वाले। चेकआउट में क्या देखना है आप लोगों को, चेकआउट में कुछ हल्की सी जानकारी देखनी है, कुछ चीजें पाई जाती है। मान लो एक कपल है, उसके साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, एक कपल है उसके साथ एक चीज फ्री, उसके बाद अपने 2 कपल है उसके साथ एक चीज फ्री। इस तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा ना कुछ अज्यूम करके चलते हैं, तो अपन भूलते नहीं, चीजें याद होती है अच्छे से। तो चेकआउट में मान लो एक कपल कौन सा आता है, एक तो अपने आ जाता है पहले 2, हाँ अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है अपने, देखो सबसे पहले क्या जाता है, पैटर्न नहीं तोड़ते ना, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले अपन देखते हैं कुछ ताल छापर चूरू हुआ है। एक कपल में ताल छापर चूरू है, ताल छापर चूरू। इसके बारे में क्या देखते हैं अपन, देखो इसके बारे में देखते हैं क्यों प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए, काले हिरण के लिए। इसके अलावा भी और जीव जंतु पाए जाते हैं, वो देख लेते हैं। इसके अलावा मान लो अपने चील है, आइडिज है, चील है, इसी के साथ देख लेते ना अपन। तो अपने यहाँ चील है, उसके बाद अपने आइडिज है, उसके बाद अपने फिर अपने मान लो कबूतर है, चकवा है, सारस है। वाह सरस, सारस, वाह तुमने कबूतर को चकवा दे दिया, कबूतर है। उसके बाद अपने चकवा है, केन, किसने दिया, केन दे सकते हैं अपन, चकवा केन दे सकते हैं। अगर तुम भी कोशिश करो, तुमने तो दे दिया, तुम कोशिश करो तुम भी दे सकते हो। अपना आई आ जाती है और आइडिस आ जाती है, चील की आंखें बहुत शार्प होती है, मतलब कहने के लिए बता रही हूँ और याद रखने के लिए। तो काला हिरण है, उसके बाद चील है, आइडिस भी पाई जाती है। उसके बाद अपने सारस, बहुत सरस, मतलब गुजराती में कहते हैं सरस मतलब बहुत चोखा है, बहुत अच्छा है। तो सरस, तुमने कबूतर को चकवा दे दिया, केन तुम भी दे सकते हो चाहो तो ये जो जंतु भी वहां पे पाए जाते हैं। उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद देखो थोड़ा सा और याद रखने की कोशिश करो तो इसको ये भी कह सकते हो आप कि एससी का, ये मतलब कि एससी का मतलब काला हिरण का है, एससी कास्ट का। तो अपने ये सारे जो नाम है ना एससी कास्ट से को रिलेट कर जाएंगे। इससे अपने सारस भी आ जाएगा, और सी से अपने कुछ चील है, उसके बाद अपने कुछ चकवा भी आ जाएगा, उसके बाद के से अपने कुछ क्रेन आ जाएगा, उसके बाद ए से अपने कुछ ए से क्या आ सकता है अपने कबूतर,
के से अपना कुछ कबूतर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो बता दिया अपना ने, ए से चकवा है, काला हिरण है और चील है, आईबीज है, आईबीज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं अपन। उसके बाद अपने ताल छपर चूरू, अब लोकेशन बता दो इसकी। तो देखो ताल छपर चूरू अपने सुजानगढ़ तहसील 200 किलोमीटर दूर, तो अपने चूरू से 200 किलोमीटर की 210 किलोमीटर की दूरी, और चूरू से इतना दूर है। तहसील क्या है इसकी, ताल छपर, सुजानगढ़, सुजानगढ़ बड़े से छोटा चलो ना, सुजानगढ़, सुजानगढ़ और अपने कुछ ताल छपर गाँव, सुजानगढ़ और ताल छपर, सुजानगढ़ और ताल छपर, छापर गांव है बेसिकली, ताल छापर नहीं, छापर गांव छापर है। तो उल्टा चल रही है ना, चूरू से 200 किलोमीटर की दूरी पर सुजानगढ़ तहसील है, जैसे छापर गांव में ये बना हुआ है, बस इसी से ये अपना खत्म हो गया ताल छपर चूरू का। उसका सेकेंडली दो प्रसिद्ध चीजें, एक मंडोर, मंडावा। मंडावा देखो दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो ये व्यापार का व्यापारिक केंद्र है, एक और प्रसिद्धि इसकी हवेलियां है, हवेलियां हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन आपकी, यहाँ के शासक थे नवल सिंह, नवल राम यहाँ के, और मंडाव के, और बस हाँ मंडाव के और भी कहीं के शासक थे, शेखावटी के मतलब जनरली। तो अपने नवल राम है ना, मंडाव के शासक थे, बस इतनी से इन्फॉर्मेशन आ जाती है इसके बारे में। और यहाँ मंडाव बहुत हवेली की प्रसिद्ध बताई थी मैंने, 18 शताब्दी के आसपास बनी थी। ये अपने दो मानव दोनों कपल, मतलब एक चीज अपने फेमस है जानवरों के लिए, एक चीज फेमस अपने व्यापार के जानवर। इसके साथ फ्री कौन सी, देखो मैंने कहा था ना एक कपल के साथ एक फ्री, तो फ्री है इसका अपने शेखावटी का जो ताजमहल कहलाता है ना, शेखावटी का ताजमहल किसको कहते हैं अपन, खेतड़ी, खेतड़ी। तो ये शेखावटी का ताजमहल, हवा महल, शेखावटी का हवा महल, हवा महल कहते हैं इसको। सबसे महत्वपूर्ण बात, 1770 में नवल राम ने इसका निर्माण किया, एक भी जरूर का नहीं, फिर भी ताजमहल के दो महत्वपूर्ण बातें बता दी मैंने, ठीक है। तो अपने ताल छपर आ जाता है। उसके बाद अपने एक तो अपने ताल छपर गाँव हो गया जो अपने जानवरों में प्रसिद्ध है, एक गाँव ऐसा हो गया जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, उनके साथ फ्री फोकस में क्या आ गया, मतलब एडिशनल जानकारी क्या आ जाती है, खेतड़ी गाँव। तो एक कपल है, मान लो मतलब कोई पेयर है, एक पूरा पेयर एक जोड़ा है, तो जोड़े को कपल का एक जोड़ा है, उसके साथ अपने ये शेखावटी फ्री है, ठीक है। उसके बाद अपन शेखावटी में इस तरीके से पढ़ चुके हैं। अब क्या देखने वाले हैं अपन, अब अपन देखने वाले हैं कुछ इसी तरीके से कुछ और देखने वाले अपन। तो दो पेयर आएंगे, दो जोड़े आएंगे, देखो अपने 3 हो गया। उसका चौथा में अपने क्या आएगा, एक तो श्रद्धानंद का आश्रम है, श्रद्धानंद का आश्रम। देखो मैं इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि बस इतनी इंपॉर्टेंस डिजर्व करते हैं। तो श्रद्धानंद आश्रम बहुत ज्यादा हाइपर होके नहीं पढ़ना, बाप रे इतना देखना है, इनको ऐसा समझो अरे लाइटली आराम से पढ़ेंगे, इतनी जानकारी इस तरीके से देखें। अगर मैं एक ही जिलो शेखावटी को, एक ही चीज को, श्रद्धानंद को इतना बड़ा यहाँ पूरा प्ले बोर्ड भर दूं लिखूं, तो आपके माइंड में वही छवि बनेगी कि बहुत सारा है। जब मैं इनको छोटा छोटा सा बहुत कम वैल्यू दूंगी, फटाफट से लिखूंगी, इनको जगह कम दूंगी, तो इसी तरीके से ट्रीट करेंगे ना इनको, तो ये ऐसे जल्दी से माइंड में क्लिक हो जाएंगे। देखो अपन जनरली आम जीवन में कितनी सारी बातें बोलते हैं, कितना सारा काम करते हैं, उनको ऐसा करते नहीं, मुझे याद रखना है कि मुझे मान लो कुछ बेसिक्स आके मुझे याद रखना है कि मुझे खाना खाने के लिए ना उस जगह बैठना है, या फिर खाना खाने के लिए मुझे थाली लेनी पड़ेगी, खाना खाने के लिए मुझे पानी का गिलास भरना पड़ेगा, मुझे रोटी लेनी पड़ेगी, मतलब सब्जी लेनी पड़ेगी, नमक लेना पड़ेगा, इसे नहीं मुझे याद रखना है। ऐसे करते हैं कि अपन कोई भी काम हो जनरली अपन बिल्कुल एज यूजुअल करते हैं, सामान्य तरीके से करते हैं। और जितना अपन किसी चीज को लाइटली लेते हैं ना, वो उतनी लाइटली लेते हैं। मम्मियों को याद करना पड़ता है कि मुझे ये काम करना, ये करना, ये करूंगी नहीं ना, बस वो ध्यान रखते हैं मुझे डेली करना है, हमेशा करना ही। और मतलब बहुत देखो व्यवहारिकता बहुत बड़ी चीज होती है। आप जितना व्यवहारिकता, सहजता किसी चीज में जितना ज्यादा सहज होकर याद करने की कोशिश करें, इतना किलोमीटर दूर है लगभग। और अपन ऐसे याद करने बैठे नहीं मुझे याद करना है कितने कितना दूर है, तो फिर तो आप उलझ के रह जाओगे। तो यहाँ हमने देता है शेखावटी के बारे में, श्रद्धानंद जी का आश्रम। देखो श्रद्धानंद जी आश्रम के बारे में क्या आता है, तो अपने एक और आता है इसका कुमारुद्दीन गढ़, अपने एक और देखो फटाफट से देख लेते अपन। और यहाँ अपने श्रद्धानंद जी का आश्रम देखते हैं, उसका कमरुद्दीन की दरगाह, कमरुद्दीन दरगाह, ये दोनों एक मतलब श्रद्धानंद जी आश्रम कमरुद्दीन दरगाह साथ में देखेंगे। उसका अपन यहाँ देखेंगे कुछ नवलगढ़ के बारे में, उसका अपन देखेंगे कुछ साथ देखेंगे नवलगढ़ के बारे में, अपन लक्ष्मणगढ़। उसका लास्ट में यहाँ देखेंगे जो थोड़ा अलग सा है, वो देखो इसके बारे में थोड़ी सी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आएगी। ये अपना थोड़ा सा यहाँ डिजर्व करता है, तो यहाँ आ जाएगा कुछ 8वां, कुछ फतेहपुर सीकरी, ठीक है। श्रद्धानंद जी का आश्रम थोड़ा सा बता दे कहाँ है, लोकेशन बताते, तो सीकर, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। और नाथ संप्रदाय की आस्था का केंद्र है, नाथों की आस्था का केंद्र है। और ये ना कुछ ऐसा भी बताते हैं कि कोई रामानंद शिष्य परंपरा के व्यक्ति थे, रामानंद की शिष्य पर अपने कुछ ऐसा जिक्र होता है। देखो एग्जैक्ट नहीं पता, तो उसको आप नहीं रखो। लक्ष्मणगढ़ सीकर में मौजूद है, नाथ संप्रदाय की आस्था का केंद्र है, बस। और बस इतनी जानकारी होती है यहाँ पे। उसका कुमरुद्दीन शाह की दरगाह, देखो इसके तो लोकेशन बहुत अजीब से बताते हैं। एक तो नेहड़ा पर्वत, ठीक है, एक तो कहते हैं कि नेहड़ा पर्वत के पास है, और दूसरा कहते हैं फिर नेहड़ा पर्वत, फिर थोड़ा अलग सा कहते हैं कि परिसर में बना, वो जो खेतड़ी वहां था ना हवा महल, खेतड़ी के परिसर में,
खेतड़ी के परिसर में और कुमरुद्दीन शाह की दरगाह में ना कुछ दो दरगाह मस्जिद और एक तो मस्जिद बनी हुई है, एक मकबरा बना है, उसके बीचों बीच में हमने कुमरुद्दीन शाह की दरगाह बनी, मस्जिद और मकबरे के बीच में। तो लोकेशन को मतलब बहुत अजीब तरीके से लोकेशन, मस्जिद व दरगाह के बीच में, दो दरगाह। तो वहां पे अपने कमरुद्दीन शाह की क्या बताते हैं, कमरुद्दीन शाह की छतरी वगैरह बनी, ऐसा कुछ बताते हैं कि मस्जिद वहां पे इस कमरुद्दीन शाह की दरगाह में मस्जिद भी बनी है और दरगाह भी बनी, कोई अदर दरगाह भी, और वहां उनके बीच में अपने कमरुद्दीन शाह की दरगाह बनी। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन बताते हैं। कमरुद्दीन शाह की दरगाह मतलब नेहरा पर्वत ठीक है, खेतड़ी के परिसर में बनी। चलो इसको अपन रफ ही रखते हैं, बहुत ज्यादा उलझे क्यों। मेरा अपने दो कंक्रीट जानकारी ध्यान रखो, एक तो अपने नेहरा पर्वत है, उसके बाद खेतड़ी महल के परिसर में बना हुआ, बस इतना ही यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक मस्जिद और मकबरा भी है, यहाँ पे अपने कुमरुद्दीन शाह की दरगाह में मस्जिद और मकबरा भी पाया जाता है, बस इतना ध्यान रखो। नवलगढ़ अपने देखो, नवलगढ़ अपने नवल राम के द्वारा बसाया गया था, नवल राम, यहाँ के शासक नवल राम माने जाते हैं। ये कहाँ पे देखो, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, ये अपने झुंझुनू सीकर के बीच में पड़ता है, झुंझुनू और सीकर के बीच में पड़ता है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन नवलगढ़ के बारे में। एक और इन्फॉर्मेशन होती है बस। अब इसके बाद नवलगढ़ देखो क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे फिल्म शूटिंग के लिए, एक तो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों के लिए यहाँ पे फिल्म शूटिंग भी होती है, हवेलियां होने की वजह से फिल्म शूटिंग बस। उसका तो अपन देखते हैं लक्ष्मणगढ़। देखो लक्ष्मणगढ़ तो स्थापत्य के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ किले मतलब पत्थरों को आपस में जोड़ करके बनाया गया, स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, स्थापत्य के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध है, मतलब पत्थरों को आपस में जोड़ करके फटाफट से देखिएगा फतेहपुर सीकरी का। देखो उसमें थोड़ी जानकारी थी। फतेहपुर सीकरी बसाई जाती है एफएम के द्वारा, मतलब कि अपने फैयाज मोहम्मद के द्वारा, फतेह मोहम्मद के द्वारा। एफएम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन होगी लास्टली बता देंगे कि यहाँ पे अपन द्वारिकाधीश ये अपने ना दफन ऐसे, तो न ऐसे एस देखो 10 से द्वारिका कौन सी छतरियां हैं यहाँ, द्वारिकाधीश की छतरी, फतेह की छतरी, फतेहगढ़ मतलब फतेहपुर छतरी, उसका नहीं मतलब फतेह की छतरी बेसिकली फतेह। उसका अपने एन से क्या जाएगा, एन से अपना आ जाएगा नादिल ल प्रिंस, नादिल ल प्रिंस, ये छतरी पाई जाती है यहाँ पे। उसके बाद अपने न से हो गया, उसके बाद ऐसे आ जाएगा अपने को सिंघानिया की छतरी पाई जाती है अपने। बस ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन होती है अपने। और ये छतरियां यहाँ पे पाई जाती है द्वारिकाधीश की। उसका फतेहपुर है, फतेहपुर छतरी, फतेहगढ़ की छतरी, फतेहगढ़ या फिर फतेहगढ़ या फतेहपुर। देखो फतेहगढ़ की छतरी, उसका अपने नादिल मतलब फतेह छतरी में बेसिकली गढ़ है, पुर है। अब ये एकदम मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, तो नादिल लव प्रिंस, उसका अपने सिंघानिया वगैरह। और उसका अपने फतेहपुर सीकरी में और क्या देखते हैं, एफएम, यानी कि एफएम से कौन होता है, फतेह मोहम्मद। इसके द्वारा इसका निर्माण इसको बसाया गया था लगभग कुछ 1805 के दरमियान, कुछ अपने फिर अपने लगभग 8-8-16 हो जाएंगे, तो ये अपने 1508 हो गया, 1508 के दरमियान। उसके बाद यहाँ पर किले का निर्माण, यहीं पर इन्होंने किले का निर्माण कर दिया था 1516 के दरमियान। बस ये फतेह मोहम्मद ये काम करते हैं। उसके बीच में क्या होता जाता है, पहले सीकर की राजधानी था, सीकर की राजधानी, और बाद में शेखावटी की राजधानी बन गया, शेखावटी की सांस्कृतिक राजधानी, बाद में जाके शेखावटी की सांस्कृतिक राजधानी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने देख लिया शेखावटी के बारे में भी। देखो खराब से देख लेते हैं श्रद्धानंद जी। इससे पहले अपने को दो कपल देखा था, उसके बाद एक जानकारी। अब यहाँ पे एक पेड़, मतलब कपल कहने का मतलब मेरा जोड़ा है ना, मतलब कि पैर, तो वहाँ पे अपन एक पेड़ देखे, जो एक पेड़ तो अपना कुछ जानवर उनका व्यापार ये देखते हैं। उनका एडिशनल जानकारी हवा महल, मान लो तो हवा महल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अपन दो पेड़ देखते हैं, दो अपन जोड़े देखते हैं। कौन, एक तो श्रद्धानंद जी का आश्रम, कुमुरुद्दीन शाह, बिल्कुल थोड़ा सा साउंड करने में थोड़े डिफिकल्ट है ना, श्रद्धा कुमुरुद्दीन। उसके बाद अपने यहाँ पे आ जाएगा कुछ नवलगढ़ लक्ष्मण, उसके साथ फ्री है अपने फतेहपुर सीकर। बस इतने से इन्फॉर्मेशन आती है इसके बारे में। तो अपन क्या देखते हैं, ये अपने श्रद्धानंद जी का आश्रम में हल्की सी जानकारी, कुमुरुद्दीन में थोड़ा सा देखते हैं, इनके बारे में हल्की जानकारी लेते हैं कि अपने फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था, कौन सी हवेलियां पाई जाती, अपने दफन यानी फतेह जीत को ऐसा दफनाओ कि मतलब कि जीत है उसका दफन है, यानी तुम्हारी जीत के लिए कितने लोग दफन हुए, कितने लोग शहीद हुए। उसके बाद बीच में आ जाता है कुछ राजधानी। इसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती नहीं जाता। ये नाथों के लिए प्रसिद्ध केंद्र है लक्ष्मण जी का। कुमुरुद्दीन शाह अपने नेहरा आ जाता है, मतलब इसकी ज्योग्राफी का लोकेशन बताते हैं। नवलगढ़ अपने हवेली के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ अपने इसके जो शासक है वो, उसके बाद ये कहाँ बसता है, तो ज्योग्राफी का लोकेशन, उसके बाद इसकी प्रसिद्धि का कारण इसीलिए, और नवलराम है ये तो थोड़ा सा अपन अदर रखते हैं। उसके बाद लक्ष्मणगढ़ जो है ना स्थापत्य की दृष्टि बहुत ज्यादा, इसको ना पत्थरों को आपस में जोड़ करके इसका निर्माण किया गया। पूरे एशिया में प्रसिद्ध है नवलगढ़ अपने लक्ष्मणगढ़ स्थापत्य को लेकर। तो ये हमने शेखावटी के बारे में देखते हैं। अब क्या देखने वाले अपन, आप फटाफट से थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं ना। तो हमने क्या देखा बेसिकली, हमने
फटाफट से देखिए हमने क्या जानकारी ली। देखो हम जानकारी लेते कुछ कितने कितने जिलों के बारे में हमें जानकारी, लगभग हमें कुछ 6 जिलों दो दो दो, उसके बाद अपने कुछ दो 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 देखा था हमने, कुछ कोटा करौली को अच्छे से देखा, कोटा करौली एक साथ हमने देखे ना, उसके बाद हमने बीकानेर नागौर को एक साथ देखा, बीकानेर नागौर एक साथ हो, इसके साथ हमने पाली भी देखा था, उसके बाद कुछ दो और देखते हैं शेखावाटी के बारे में और जोधपुर के बारे में। इस तरीके से अपन मोटा मोटी आज अपन कुछ 2 और कुछ 7 जिलों के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा, फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।